नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नागवंशी आप सबका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे चैनल संदीप स्टडी सेंटर। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि बहुत ही कम टाइम में आपको रिकॉर्ड तोड़ 200 प्रश्न देने वाला हूं, जो कि आज तक कोई नहीं दिया होगा। सच में क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेवल भी अच्छा है, कम टाइम में भी तैयारी हो गई है। यार हो जाइए इस फैंटास्टिक सेशन के लिए। शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन के साथ, कोई भी समय नहीं लूंगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड महा रिवीजन। वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा बार बार कि 350 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 350 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में 350 क्वेश्चन करने वाला था, बना लिया था, लेकिन फिर सोचा कि एडिटिंग में टाइम होता है, अपलोडिंग में टाइम होता है, इसलिए मैंने टॉप 200 प्रश्न छाटे हैं। वो क्वेश्चन पहले दे रहा हूँ। पहले ही क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा नॉइज से बाहर, थोड़ा सा इसको इग्नोर करना। एक संगठन के भीतर निजी कंप्यूटर नेटवर्क का छोटा समूह जो संगठन के बाहर के उपयोग करता हेतु ना हो। याद रखना, एक संगठन के भीतर निजी कंप्यूटर का नेटवर्कों का कंप्यूटर नेटवर्क का छोटा समूह जो संगठन के बाहर के उपयोगकर्ता के लिए यदि होता तो उसका सही आंसर एक्स्ट्रानेट होता। तो ये इंटरनेट है, नाम से ही पता चल रहा है इंटरनेट कहा मैंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास सूचना का राजपथ कहलाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। इसको मैं समझाऊंगा नहीं, आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है, आप प्रैक्टिस करना, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है सबको लाने की मैंने कोशिश किया है। नियमों का वह समूह जो डाटा संचार की देखरेख करता है। एक्चुअल में आप जब मैसेज ट्रांसफ़र करते हो, मान के चलो मैं कहता हूँ आपको एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर यहाँ से यहाँ भेज रहे हो, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे आईपी और टीसीपी एक साथ यूज़ होते हैं। ठीक, आगे मैं बताऊँगा। जो टीसीपी है वो टुकड़ों में काटता है आपके मैसेज को, काटता है इन द सेंस कि वो पैकेट स्विचिंग करता है। ठीक है, और आईपी है उसको रूट प्रदान करता है कि सही जगह जाना चाहिए। याद रखना इसको, है ना। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल उन्हें कहा जाता है। टीसीपी का पूर्ण रूप मुझे बताएंगे, टीसीपी का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या होता है? ये हर एक कंप्यूटर का अलग पहचान होता है, आपको पता होगा। तो हम आईपी एड्रेस से कंप्यूटर को पहचानते हैं। उसी प्रकार यदि आपको वेबसाइट के लिए पूछेगा अगर, तो आपको याद रखना है यूआरएल से आप वेबसाइट पहचानते हो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक बात है। और ये आईएसपी क्या होता है? आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि जियो, आपका जियो क्या करती है? कंपनी है जियो, आपको क्या देती है? इंटरनेट की सेवा करती है, सेवा प्रदान करती है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आईएसपी कहा जाता है। ठीक है, उसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये IPv4 क्या होता है? जब हमने कहा कि आईपी एड्रेस की हमने बात करी, ठीक है, इसके दो रूप आपको देखने को मिलेगा, IPv और एक हो जाएगा IPv4 और एक हो जाएगा IPv6। ठीक है, IPv6। ये IPv4 32 बिट का होता है, इसको आपको याद रखना है। क्विक तरीके से आपको बताता हूँ। इसके 4 भाग होते हैं। अब 4 भाग में 32 बिट को बांट दो, तो एक एक भाग में आपको मिलेगा 8 बिट। तो 8 चौके कितना होता है? 32। बस इतना याद रखना। तो 4 ऑक्टेट में बटा होता है। फिर कह रहा हूँ ये डॉट से अलग होता है। ये एक ऑक्टेट है, 2 3 4, ये डॉट से अलग होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं क्विक तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक आपको पूछा जा सकता है ऑक्टेट में या फिर एक भाग में कितने बिट का होता है, तो 8 बिट का होता है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है IPv6 का प्रत्येक भाग कितने बिट का होता है? ठीक है, इसका बड़े प्यार से आपको याद रखना है। ये 16 बिट का होता है और ये इस बार 8 भाग में बटा होता है। इस प्रकार 16 × 8 करोगे तो ये टोटल हो जाएगा आपका 128 बिट। तो आपको टोटल पूछे IPv6 टोटल कितने बिट का होता है, तो 128 बिट का होता है। प्रत्येक बिट 16 बिट का होता है। ये आग भाग में बटा होता है और ये क्लोन के द्वारा इस बार अलग होंगे। पहले को मैंने क्या कहा था? डॉट के द्वारा अलग होते हैं, डॉट के द्वारा अलग होते हैं, और ये क्लोन के द्वारा अलग होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे में फाइल ट्रांसफर करने हेतु उपयोग लाया जाता है। फाइल ट्रांसफर करोगे तो FTP का यूज़ होगा, जिसका पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब नाम में ही काम छुपा है, तो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए FTP का यूज़ होगा। मैं आगे क्विक तरीके से 10 सेकंड में कुछ चीज़ समझाऊंगा, इसको पहले कर लो। SMTP का उपयोग क्या होता है? यह प्रोटोकॉल सेंटर सिस्टम से सर्वर तक मेल भेजने का कार्य करता है। सेंटर सिस्टम से सब कुछ भूल जाओ, पहले में आपको आंसर मिल गया है। तो ये पहला चीज़ आपको याद रखना है, पकड़ लेना। सेंटर सिस्टम से सर्वर तक भेजता है। आगे मैं आपको समझाता हूँ। SMT का फुल फॉर्म पहले देख लो, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैं क्विक तरीके से करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, है ना, थोड़ा जल्दी मैं जा रहा हूँ, छोड़ना मत। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब भैया SMTP और फाइल हमने FTP देखा, आपको बताता हूँ। आपने मेरे पास मैसेज करा, ये आप हो, ये सर्वर है, ये मैं हूँ। अब यहाँ से आपने मैसेज करा, मेरे पास मैसेज कर रहे हो, तो पहले सर्वर में जाएगा। ये बस ऐसे ही समझो, सर्वर में जाएगा। मैं सिर्फ मैसेज बोला, तो आप फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो FTP और
SMTP का यूज़ यहाँ पे होगा। इसके भी तो अपने नियम कानून है, तो ये कानून यहाँ पे लगाओगे। अब सर्वर से मेरे पास आना है, तो मेरे पास आने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं IMA और ये PA जो आप यहाँ पे देख रहे हो इसका यूज़ कर लूँ। ध्यान से समझ लेना, बस बहुत जल्दी समझा रहा हूँ, आगे मैं बढ़ूँगा, बहुत स्पीड बढ़ूँगा। और एक मैं यूज़ कर सकता हूँ POP3। अब सर आप कौन से यूज़ करोगे, तो मैं यूज़ करता हूँ, मान के चलो IMAP। इसका फुल फॉर्म देख लो, IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल फर्स्ट ऑप्शन के साथ आपको जाना है, इसका सही आंसर है। यदि मैं ये यूज़ करता हूँ तो सर्वर में ये अपना एक कॉपी छोड़ता है। यदि मेरे पास डिलीट भी हो गया आपका मैसेज तो मैं इसको पुनः ले सकता हूँ। यदि मैं POP3 के बारे में बात करूँ, POP3 अगर मैं यूज़ करता हूँ उस मैसेज को लेने के लिए, तो POP3 मुझे दोबारा एक्सेस करने का मौका नहीं देता, वो डिलीट कर देता है। इसको बस आपको ध्यान रखना। 10 सेकंड मैंने आपको समझाया, बस इसको अच्छे से समझ लेना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अब POP3 के लिए कैसे क्वेश्चन बनेगा, सर्वर में आगे या फिर आए है आगे हो गया है, मेल को यूज़र सिस्टम में लाने का कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। तत्पश्चात सर्वर से उसी मेल को दोबारा एक्सेस करने का मौका नहीं देता। नहीं देता मतलब POP3 इसका सही आंसर होगा। यदि देता है बोलता दोबारा भी कर सकते हैं तो IMAP होता। यदि ए लाइन नहीं लिखा होता तो ऊपर दोनों आंसर हो जाता। क्या आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हो? बिल्कुल। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चलूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं यार स्पीड कर रहा हूँ, बहुत अच्छे समझाता है ना, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं मेरे को देनी है। अभी आपकी लगभग रात के 3:08 हो चुके हैं। अब सोचो, अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक, तो ये कहाँ तक जाएगा आप सोच सकते हो। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर हाइपर टेक्स्ट या हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सब कुछ भूल जाओ यार। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन हो गया, प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपको याद रखना है, जो कि तीसरा नंबर आपका सही है। तीसरा सही ना, याद रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट में चलो, विश्व का प्रथम इंटरनेट नेटवर्क ARPANET का विकास किसने किया। क्वेश्चन में एक आंसर छुपा है, विश्व का प्रथम इंटरनेट नेटवर्क कौन सा है, ARPANET है। इसका विकास अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है, 1969 में किया जाता है, और यही आगे चल के इंटरनेट का आधार बनता है, उसके जन्म का आधार बनता है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क क्या हो जाएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट मैं चलूँ, अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट के पिता किसे कहते हैं, बताइए जी बताइए। विंड सर्फ को कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लूँगा। नेक्स्ट है HTML का विकास करता कौन है, टिम बर्नर्स-ली के साथ जाना, इसको आप पढ़ चुके हो क्या, ठीक, टिम बर्नर्स-ली, क्या टिम बर्नर्स-ली HTML के विकासकर्ता हो जाएंगे। नेक्स्ट में चलो, WWW तो आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक बात है। उसको कंट्रोल करने वाली संस्था को लास्ट में कंसोर्टियम करके आप जोड़ देना, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये उसकी संस्था होती है, उसकी मानक तय करने के लिए होती है। इसकी स्थापना 1994 में की जाती है। सही बात है जी। आगे मैं चलूँ, IP एड्रेस को समझने लायक सरल भाषा में बदलता है। IP एड्रेस जो होता है ना, IP एड्रेस, इसको समझने लायक जो सरल भाषा में बदलता है वो डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। अरे ये मिट गया क्या, डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। ये डोमेन नेम सिस्टम किस प्रकार से होता है मैं आगे बताता हूँ, पहले इस चीज़ को करो। एक क्वेश्चन मैंने रखा है, ये है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, इसका फुल फॉर्म याद रखना। इसके जनक को पूछा जा सकता है केविन एस्टन। कौन, केविन एस्टन। अब आ जाओ भैया मुद्दे पे। अच्छा एक चीज़ और है, इसके बाद होगा, इसके बाद भी होगा। अरे यार चलो क्वेश्चन नहीं करो, लास्ट टाइम ही होगा लग रहा है, ठीक है। जो आपके डोमेन नेम वाला है मैं बताऊँ, वहाँ समझाना चाह रहा हूँ ताकि एक जगह हम लोग समझ पाएँ। ईमेल सेवा का जनक किसे कहते हैं, ईमेल सेवा बताइए, जल्दी बताइए। रे टॉमलिंसन के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाता है उसको हम लोग होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं, किसी संगठन की वेबसाइट का .com सूचित करता है। एक्चुअल में फाइल एक्सटेंशन नेम होता है, डॉट के बाद जो .com लगता है, .in लगता है, जो भी लगता है वो फाइल एक्सटेंशन नेम कहलाता है। यदि वो कॉम के लिए है तो कमर्शियल हो जाता है। .in आपको पता है इंडिया के लिए है, आपको पता है। हम लोग गवर्नमेंट के लिए देखें तो .gov देखते हो आप। इसी प्रकार .com कॉम बोले तो वो कमर्शियल होता है, कमर्शियल प्रकार के फाइल के लिए ये फाइल एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा था डोमेन नेम सिस्टम कैसे होता है या फिर डोमेन नेम किसे कहते हैं, ठीक। यहाँ पे मैंने लिखा है HTTP मैं यहाँ पे sandeepstudycenter.com, ठीक है, और .HTTP इधर, और मैं जो लिखता है HTTP लिखता हूँ, ठीक, मतलब इसमें HTTP क्या है बोलता है, HTTP क्या है बोलता, तो याद रखना HTTP ये प्रोटोकॉल होता है। और जो sandeepstudycenter.com देख रहे हो पूरे मिला के डोमेन नेम कहलाएगा। और जिसमें सिर्फ .com देख रहे हो यहाँ पे याद रखना, इसको हम लोग फाइल एक्सटेंशन नेम कहते हैं। www को देखते हो, इसे होस्ट नेम कहा जाता है। तो इसमें आपको डोमेन नेम समझ में आ गया,
होस्ट नेम समझ में आ गया है, प्रोटोकॉल भी आपको समझ में आ चुका है, बोलो हाँ। ठीक है, नेक्स्ट में चलो। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है यूआरएल। मैंने कहा था यूआरएल क्या होता है। कंप्यूटर की हम लोग जब पहचान करते हैं तो वो आईपी है ना एड्रेस के द्वारा करते हैं। हम लोग वेबसाइट की पहचान करते हैं तो वो यूआरएल के थ्रू करते हैं। इसका फुल फॉर्म मैंने नहीं रखा, याद रखना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर कह रहा हूँ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रहेगा। नेक्स्ट में चलो, अगला क्वेश्चन है आपका, आप ध्यान से बैठे, हिलना भी नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ये 350 क्वेश्चन लगाना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए डैम श्योर मिलेगा। ये करोगे आपकी तैयारी एक अलग लेवल में पहुँच जाएगी। www पर किसी वेबसाइट का विशेष पता क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया क्या है भाई, वेबसाइट को पकड़ लो, इसकी विशेष पता यूआरएल कहलाता है। फिर कह रहा हूँ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डार्कनेट क्या होता है इसको समझने की ज़रूरत है नहीं, डार्कनेट डीप वेब इसके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, ये भैया वेब से आपके जो सर्च इंजन होता है ब्राउज़र से इसके दायरे में नहीं आता, इसके भी बाहर होता है। ये वेबसाइट जो आम यूज़र की पहुंच से बाहर होते हैं, ये बड़े बुद्धिजीवी लोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। अल्टा विस्टा कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, मैं टॉपिक वाइज रहे ना रहे आपको प्रैक्टिस करनी, इसके पहले मैंने पढ़ाया तो इंटरनेट का था। अब हम लोग भाई वेब ब्राउज़र पे जाएंगे, वेबसाइट्स पे देखेंगे ये सब चीज़, तो आप क्वेश्चंस पे ध्यान देना, टॉपिक्स पे नहीं। ठीक बात है। अल्टा विस्टा कब लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर 1995 हो जाएगा। कुछ यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 1998 में आ जाना। google.com आपको याद होगा, ये 1998 में होता है। 1994 की मैं बात करता हूँ तो याहू आपने सुना होगा, याहू 1994 ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, फिर आपको याद रहे तो, याहू आपको पता है डेविड फिलो और फिर जेरी यंग इनके ये संस्थापक हो जाते हैं। और google.com का हम देखते हैं तो फिर लैरी है ना पेज और फिर सर्गी ब्रिन। ठीक बात है, यहाँ पे और रिवाइज करा दूँ। चलो, गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। और ध्यान रखना है ना, ये सबके PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी, तो उसके लिए चिंतित न रहें, है ना। ये सब चीज़ मिलेगी तो वहाँ पे और रिवाइज आप कर सकते हो। ठीक बात है, तो यहाँ पे आप एकदम क्विक मोड में, फास्ट मोड में, सुपर फास्ट इसमें आप चलने की कोशिश करें, जो आपकी प्रैक्टिस है उस लेवल पे होनी चाहिए। 1998 में मैंने कहा गूगल है ना इसकी स्थापना होती है। 1994 फिर रिवाइज करा देता हूँ, याहू की स्थापना 1994 में होती है। 1995 हमने अभी अल्टा विस्टा को देखा था। फिर कहूँ याहू के बारे में बताऊँ, वो जेरी यंग फिर और आपके डेविड फिलो उससे संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, और ये आपके 1998 में जो गूगल बना वो लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन, डेविड फिलो संबंधित है। ये क्वेश्चन रखा है, इसका सही आंसर फटाक से मारो, तड़ाक से मारो, याहू हो जाएगा। सही बात है। नेक्स्ट में चलो, अगला है असत्य कथन की पहचान करें। गूगल के संस्थापक लैरी पेज व सर्गी ब्रिन, ये है। याहू 1994 में लॉन्च हुआ था। इधर मैं 1800 तो नहीं बोला हूँ ना, 1994 याद रखना। याहू के संस्थापक डेविड फिलो एवं जेरी यंग हो जाते हैं। ये तीनों के तीनों सत्य है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? असत्य कथन की पहचान करें। जीप लोकल असत्य कथन है, एक वेब ब्राउज़र ना होकर के ये एक सर्च इंजन होता है, जो कि USA एवं कनाडा शायद संयुक्त रूप से है इसका, है ना, मतलब दोनों का ये सर्च इंजन है। ठीक, हालांकि अलग अलग सेपरेट और आएगा। जीप लोकल आपको याद रखना इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन चलो, 5 क्वेश्चन दे दिया मैंने 2 मिनट में आपको, और बहुत कुछ समझा, मतलब बता भी दिया। अल्टा विस्टा की याहू कब खरीदा? ये अल्टा विस्टा की याहू 2003 में खरीदा था, इसको आपको ध्यान रखना। फिर याद कराऊँ क्या, अल्टा विस्टा 1995 में बना था, 1998 में गूगल बना था, 1994 में आपके याहू बना था। सही बात है। आगे मैं चलूँ, अगला क्वेश्चन है आपका। स्पीड तो नहीं हो रहा ना भाई मैं इसको ना प्रैक्टिस कराने के तौर पे मैं सोचा था कि सुपर फास्ट मोड में चलूँगा, इतने सारे क्वेश्चन है कम टाइम में दूंगा, आप लोग के टाइम बचाऊंगा। ठीक है, अब पता नहीं आपको कैसे लग रहा होगा ये सेशन, ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा, है ना। चलो ठीक, अब थोड़ा कोशिश करूँगा। लाइकस क्या है? एक सर्च इंजन है, एक वेब ब्राउज़र, इस सर्च इंजन होता है लाइकस, एक सर्च इंजन है, आपको ध्यान रखना है, ये सर्च इंजन है लाइकस। ठीक है, आगे मैं और बताऊँगा कुछ चीज़ें। निम्न में से संगत कौन है? ask.com, guruji.com, बिंग सफारी। ask.com, guruji.com, बिंग सफारी, ये सर्च इंजन होते हैं, लेकिन सफारी एक ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र होता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो, आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे देखना, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जी अपन। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन जो आया था ना पिछले, असंगत नहीं है, मतलब 3 तो हम लोग को भाई वेबसाइट मिल गया, ठीक, मतलब वो सर्च इंजन मिल गया। ठीक है, तो 3 हम लोग को सर्च इंजन मिल गया, तो सफारी वेब ब्राउज़र है, तो तीनों में संगत, चारों में संगत कौन है? ये है। ऐसी आपको पहचानना होता है। अगला, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? इसका मतलब ये है कि 3 तो इसमें वेब ब्राउज़र पक्का होंगे,
ठीक। जिसके आज सायरा देख रहे हो, iCab है, सरफेस, सभी वेब ब्राउज़र होते हैं। आपको कई बार मैं बताया हूँ कि ओपेरा मिनी है, पिछले क्लासेस में ओपेरा मिनी है। गूगल क्रोम की हम लोग बात करते हैं, सी मंकी या फिर मंकी सी, ऐसा एक कुछ है। मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है। iCab हमने आप अभी अभी आपको दिखाया। ये सब चीज़ वेब ब्राउज़र होते हैं। लेकिन लुक स्मार्ट, क्या लुक स्मार्ट, ये एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन बहुत सारे हैं, अली वेब है ना, अली वेब है, ask.com, डक गो, आप देखेंगे बिंग, चूल, डक गो, mama.com, msn.com, ठीक है, एक्साइड, रेजिलोन, ये सब चीज़ क्या होते हैं, आपके सर्च इंजन होते हैं। लेकिन वेब ब्राउज़र भी आपको ध्यान में रखना है। ये जितने आ रहे हैं ना, इसमें थोड़ा केयर करते जाना। यहाँ पे 3 सर्च इंजन मिल गया आपको, यहाँ पे 3 आपको है ना, आपको वेब ब्राउज़र मिल गया है, एक फिर सर्च इंजन मिल गया है। ऐसी कुछ हो, ऐसी आपको है ना कंपाइल करते चलना है। ये सब चीज़ भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को पढ़ूँ मैं। यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी बताएंगे। यूट्यूब की स्थापना 2005 में होती है। जावेद करीम, स्टीव चैन, चाड हुरलिया जी, चाड हुरलिया, ठीक है। ये तीनों को इसके संस्थापक माना जाता है। ये तीनों ने ऐसे कहते हैं कि 2005 में, कहते हैं नहीं भाई, पहला वीडियो पोस्ट किया था। सही सुमिलित नहीं है, इसको मुझे बताएंगे। 2004 आपको याद रखना है। फेसबुक ये बिल्कुल सही है 2004। फिर अरे यार किधर जा रहे हो, 2004 फेसबुक बिल्कुल सही है। 2005 अभी तोड़ के आए हैं अपन लोग, ठीक है। 2006 ट्विटर भी बिल्कुल सही है। इंस्टाग्राम 2010 है भाई, 2007 ये नहीं है, ठीक। फिर कह रहा हूँ फेसबुक 2004 है, ठीक है। 4 के फेस देखते हैं। 2005 यूट्यूब तोड़ के आए हैं अपन लोग। ट्विटर आपको याद रखना है 2006। 2010 इंस्टाग्राम होता है, तो सही सुमिलित ये नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अजीम प्रेम जी संबंधित है, बताएंगे। अजीम प्रेम जी ये जो है ना विप्रो कंपनी संबंधित है। कौन से, विप्रो कंपनी संबंधित है। पिछले बार मैंने फिर कहा था, व्हाट्सअप के लिए मैं बताता हूँ, ब्रायन एक्टन, ठीक है, ब्रायन एक्टन, ये इसके संस्थापक हो जाते हैं, ठीक बात है। प्रैक्टिस करने में मज़ा आ रहा है, फटाफट चल रहे हैं सुपर फास्ट मोड में। जोमेटो के संस्थापक बताएंगे। दीपेंद्र गोयल एवं पंकज चड्डा जोमेटो के ये संस्थापक हो जाएंगे। जेफ बेजोस के बारे में आपको पता है, ये अमेज़न वाले हैं भाई, ठीक। 1994 इस दिन जो है ना, मतलब इस ईयर में जो है इसकी स्थापना की जाती है, ठीक बात है। चलो रिवाइज एक बार तुरंत कराओ। अजीम प्रेम जी विप्रो कंपनी, ब्रायन एक्टन व्हाट्सअप, दीपेंद्र गोयल पंकज चड्डा जोमेटो से खाते हैं मंगा के, जेफ बेजोस ब्रायन एक्टन, नहीं इसके बारे में आपका, मैं भी स्पीड में यार है ना, हो जाता है, कोई बात नहीं। ये जो जेफ बेजोस है अमेज़न के संस्थापक है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे 1994 में मैंने कहा था, ठीक बात है। नेक्स्ट चलो, इतनी स्पीड ठीक है ना, मतलब इतना तो ठीक होना चाहिए यार, है ना। नेक्स्ट में चलता हूँ। भारत का पहला सर्च इंजन guruji.com है। अली वेब एक वेब ब्राउज़र है, जो कि गलत है। एक चीज़ सही है यहाँ पे, सिर्फ कथन ए सही है। अली वेब वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। अली वेब एक सर्च इंजन है। क्या है भैया बताएंगे, सर्च इंजन है, क्या है, सर्च इंजन अली वेब, ठीक बात है। अली वेब, ask.com, ठीक, ये सब चीज़ क्या है, सर्च इंजन है। फिर कुछ रिवाइज करा देता हूँ। बिंग, चूल, डक गो, डॉग पाई है, ठीक है। एजिलोन है, एक्साइट, मैं जो बोल रहा हूँ अभी सर्च इंजन का नाम बता रहा हूँ, ठीक। एजिलोन, एक्साइट हो गया। आप हॉटबॉट देखते हैं, लुक स्मार्ट, साइरस देखेंगे, और mama.com देखेंगे, ठीक है, msn.com, जितना आपको याद रह जाए, ठीक। ये सब चीज़ क्या होते हैं, वेब आपके सर्च इंजन के नाम होते हैं। अगला मैं चलूँ, अगला क्वेश्चन आपके पास है, ओपेरा मिनी एक है, क्या बताएंगे। अरे अभी मैंने बताया ये वेब ब्राउज़र है। वीडियो शेयरिंग ऐप कैसे होगा, सर्च इंजन के बारे में इतने मैं बड़बड़ा रहा हूँ अभी तक। आंसर क्या होगा, वेब ब्राउज़र है ओपेरा मिनी, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलो, निम्न में से कौन सा असंगत है। यूसी ब्राउज़र यहाँ पे दिया हुआ है, एक वेब ब्राउज़र होता है। गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र होता है। google.com ये सर्च इंजन होता है। सफारी एक वेब ब्राउज़र, मतलब ये असंगत पूछा है तो सभी तो संगत है, सिर्फ सिवाय तीसरा को छोड़ के। और तीसरा कौन सा है, google.com, ये पूरा चोरो बोरो हो गया क्या, अरे यार, ठीक है। इसका सही आंसर ये google.com है, ठीक है। जालों में हम ही ना फंस जाएं, फंसाने हमें क्वेश्चन से, ठीक। नेक्स्ट में चलो, वैज्ञानिक सूचना है तो खालिस्तान सर्च इंजन जाना जाता है, वैज्ञानिक सूचना के लिए जाना जाता है। इसके नाम में ही काम छुपा है, कहाँ है रे भाई, साइरस, क्या, साइरस, फिर कह रहा हूँ साइरस। यहाँ भी आपके लिए याद करने वाला, आप दिमाग लगाएंगे ना हर एक क्वेश्चन में। लाइक का सर्च इंजन है, साइरस सर्च इंजन है, एजुलोन सर्च इंजन है, मैं अभी बताया। इन्फोसेक इसको जैसा प्रोनाउंसिएशन करें आप, ये भी एक सर्च इंजन है, ठीक बात। फिर बताऊँ, हॉटबॉट है, लुक स्मार्ट है, बोल के ही आपको याद करा दूंगा। इजीलोन है, एक्साइट है, अली वेब, ठीक है। आपका वो है क्या है, डॉग पाई है, डक गो,
चूल है, बिंग है। ठीक, नेक्स्ट आता है गूगल सर्च इंजन द्वारा ली एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। ठीक, ट्विटर उपयोगकर्ता ऑथर कहलाता है, बिल्कुल सही बात है, जो ट्विटर उसको ऑथर कहते हैं भाई। ठीक, गूगल सर्च इंजन द्वारा ली एल्गोरिथम में आपने पढ़ा होगा, इसका उपयोग किया जाता है, भी बिल्कुल सही है। मोजिला फायरफॉक्स, मैंने इसका जिक्र किया था, ये एक वेब ब्राउज़र है, इसमें लिखा है सर्च इंजन। तो आपका देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर तीसरा ए भी सही है भाई, ठीक बात है। नेक्स्ट में चलो, अगला क्वेश्चन है आपका, ट्विटर को प्रारंभ किसने किया था? चार्ल्स हर्ली, जावेद करीम, स्टीव चैन। अरे भाई ये तीनों के बारे में मैंने क्या बताया था, ये यूट्यूब में पहला वीडियो पोस्ट करते हैं, ये संस्थापक हो जाते हैं यूट्यूब के। तो टोरसी डोरसी करना, मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ इसको, ट्विटर को टोरसी बोल देता हूँ, उसके संस्थापक को डोरसी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत, याद करने से मतलब है अपने को, ठीक बात है। नेक्स्ट में चलो, फेसबुक के संस्थापक बताएंगे, मार्क जुकरबर्ग। ठीक, ये हर कोई जानता होगा, इसमें मैं टाइम नहीं लूँगा। मार्क जुकरबर्ग, अच्छा कुछ कुछ देख सकते हैं, जैसे एक हॉटमेल है, हॉटमेल बोले, सबीर करके एक ना मेरे है ना वो हैं लगते हैं, मैं बहुत हॉट है बोलता हूँ, तो ये सबीर हॉटमेल है। संजीव विकचंदानी, आपको naukri.com याद रखना है, नौकरी आपके लिए संजीवनी की समान है, तो संजीव विकचंदानी याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा, मैं याद करा रहा हूँ। मार्क जुकरबर्ग इसका सही आंसर है फेसबुक के लिए। अरे मास्क लगाते हैं फेस में से, बोल लो याद आ जाएगा, मार्क जुकरबर्ग। सबीर भाई मेरे वो है ना रिश्तेदार हैं, तो वो क्या है, हॉट लगते हैं। संजीव विकचंदानी, नौकरी चाहिए भाई, संजीवनी चाहिए। WWW के पिता मुझे बताएंगे, यहाँ मैं कुछ कुछ बताता हूँ। ये चार्ल्स हर्ली, जावेद करीम, ये तो क्या फिर कह रहा हूँ मैं, यूट्यूब इस चौथी बार बता रहा हूँ, याद होनी चाहिए। लैरी पेज, सर्गी ब्रिन, गूगल के संस्थापक है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। गूगल कब बना था, कमेंट करो अभी 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 कर कमेंट करो, ठीक है, गूगल के बारे में कमेंट करना। टिम बर्नर्स-ली, बच जाते हैं इकलौते, ये हो जाएगा WWW के पिता, ठीक बात है। नेक्स्ट में चलो, सही सुमिलित नहीं है। naukri.com 1997, व्हाट्सअप 2009, फ्लिपकार्ट 2007, अमेजोन मैंने आपको 1994 बताया था, याद आ रहा है, ठीक है, तो यही तो सुमिलित नहीं है, बाकी सब रट लो। नौकरी 1997, व्हाट्सअप 2009, फ्लिपकार्ट 2010। चलें नेक्स्ट में चलता हूँ। कथनों पर विचार करके सत्य कथन की पहचान करनी है, यूट्यूब को इंटरनेट का SMS कहा जाता है। सत्य की पहचान करने गलत है, यूट्यूब को नहीं कहते। यूट्यूब हमें वीडियो अपलोड, डाउनलोड, शेयर करने की सुविधा देता है। यूट्यूब हमें ऑनलाइन चैटिंग, अरे सब छोड़ो भाई, चैटिंग कहाँ करोगे, वीडियो कॉल होता है, नहीं होता, ये गलत है, ये गलत है इस बार, ठीक है। अलग कलर कर देता हूँ, कलरों में खेलते हैं होलियों की तरह। यूट्यूब हमें वीडियो अपलोड करने, डाउनलोड करने, शेयर करने की सुविधा देता है। अरे डाउनलोड मतलब वहीं पे होता है ना, आजकल तो एक से एक ऐप्स भी आ गया, बाहर भी निकाल सकते हैं वीडियो। प्रोग्रामों, नियम एवं क्रियाओं का वह समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है, खाली स्थान कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है ना जी ना। स्पीकर, अरे गाना काहे के लिए सुनाएगा, सॉफ्टवेयर है भाई, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर है जो नियंत्रित करता है कंप्यूटर के कार्यों को, आपको ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ, कंपाइलर का काम होता है, अगले अगले है ना स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, टॉपिक्स ऐड होते जा रहे हैं, आप देखेंगे तो ठीक बात है। कंपाइलर क्या करता है, मशीन भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में बदलता है। अरे कंप्यूटर मशीन को ही समझता है, तो उसको क्यों बदलेंगे हम लोग, क्योंकि समझने के लिए बदलते हैं। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, एक बार हो सकता है। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, ये तो इसके लिए असेंबलर आता है, ये उच्च स्तरीय भाषा को, तभी तो मैं बोलूँ कंपाइलर कैसे असेंबली भाषा, वहीं अटक गया था। याद रखना, असेंबलर आता है असेंबली के लिए, यही मैं बता देता हूँ। असेंबलर जो है, कंपाइलर की जगह असेंबलर हो तो वो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम होता है कि वो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदले। अब दोनों के अलग अलग इसमें प्लस माइनस होते हैं, एक साथ बदलता है, एक धीरे धीरे बदलता है, आराम से बदलता है। कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, पूरे कंपाइलर एक साथ बदलता है ना, याद रखना, नाम में ही काम छुपा है। कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर पूरे प्रोग्राम को एक साथ, अरे इसका तो मैंने लिखा है, कंपाइलर है, पढ़ लो भाई, ठीक है। कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर पूरे प्रोग्राम को एक साथ प्रवर्तित करता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो मैं इतने सारे पढ़ रहा हूँ ना, थोड़ा टाइम नहीं हो रहा है, कंपाइलर बोलूँगा, इंटरप्रेटर बोलूँगा, दोनों बोलूँगा, इनमें से कोई नहीं। बड़े बड़े यूट्यूबर भाई अब देखो, एक क्वेश्चन 1 मिनट में देते हैं, 50 क्वेश्चन, अब जाके देखो 1 घंटा हो जाता है। बच्चों अभी समय नहीं है, ठीक है, नहीं तो खुद ही नहीं बच पाओगे। विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है MS ऑफिस, ये जनरल पर्पस होता है। वेब ब्राउज़र, मीडिया प्लेयर, ठीक है, मीडिया प्लेयर, ये सभी जनरल पर्पस होते हैं। ये जनरल पर्पस, MS ऑफिस जनरल, हालांकि वो क्लोज्ड है, पैसा देना आपको पड़ता है, लेकिन जनरल पर्पस के लिए। स्पेशल पर्पस पूछा है तो रेलवे रिजर्वेशन, मतलब वो उसी चीज के लिए होता है।
विशेषकृत मतलब समझ रहा हूँ उसी के लिए होगा, और दूसरे में कहा जैसे वायुयान स्पेशली उसी के लिए होगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रेलवे रिजर्वेशन है ना, जो रिजर्वेशन हेतु सॉफ्टवेयर होता है ये विशेषीकृत होता है। वायुयान नियंत्रण हेतु तैयार सॉफ्टवेयर क्या है? जनरल पर्पस है, सामान्य है? नहीं है, दोनों है। कैसे दोनों होगा? विशेष है, आपको याद रखना है, ये विशेषीकृत, इसको स्पेशल पर्पस से आप याद रखना सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ मैं, चलो। मुख्यतः गणितीय तथा सांख्यिकी डाटा को टेबल के रूप में वर्गीकृत करने एवं विश्लेषित करने वाला सॉफ्टवेयर कहलाता है। एक्चुअल में अब 4 बजने वाला है, 3:30 4 है ना, तो ऊपर भी मैं टिका हुआ हूँ भाई 2 दिन से। इसके पहले और मैंने 2 मैराथन एक वो वीडियो दिया ब्रह्मास्त्र, उसमें भी 2 दिन नहीं सोया, आज भी नहीं सो रहा हूँ। ठीक, अरे ये सब लाइक मांग रहा हूँ, ठोको भाई, इतनी मेहनत के लिए लाइक ठोको दबा के। मुख्यतः गणितीय तथा सांख्यिकी डाटा को टेबल के रूप में वर्गीकृत एवं विश्लेषित करने वाला सॉफ्टवेयर है। थोड़ा लड़खड़ा रहा है जुबान, फिर भी करेंगे हम लोग। भाई देखो, ये बोल रहा है टेबल के रूप में करना है इसको, टेबल, इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि रॉ एवं कॉलम में बटा होता है। ठीक बात है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलो। ऐसा कंप्यूटर जो कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाता है, उसके अशुद्धियों को दूर करता है, ऐसा सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके काम में ही नाम छुपा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपके एंटीवायरस हो गया, अगर उसमें वायरस आ गया कंप्यूटर, भाई वहीं पे वो हो जाएगा, ठीक है, थरथरा जाएगा, वो अटक जाएगा। अब वो एंटीवायरस लाना पड़ेगा उसके लिए, तब वायरस को निकालेगा तो स्मूथ चलेगा। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग करते हैं। तो उसका सही आंसर क्या होगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सही बात है। नेक्स्ट चलो। एंटीवायरस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? बताओ भाई बताओ। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, तभी तो ये भाई स्मूथ रन करने में मदद करेगा। ऐसा नहीं है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, चलेगा लेकिन मर मर के, समझ रहे हो, मर मर के। वायरस आ जाएगा क्या करेगा? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर चाहिए ना उसके लिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एनर्जी थोड़ा डाउन लग रहा है क्या? एनर्जी लाता हूँ मैं। प्रोग्रामिंग में व्याकरण की गलतियाँ खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंटेक्स रूल, सिंटेक्स इरर, लॉजिक इरर। क्या बताएंगे? सिंटेक्स इरर कहलाता है भाई, इसको ध्यान रखना है। एनर्जेटिक रहेंगे। कैड का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिज़ाइन। ये इसका सही आंसर है, नहीं पढ़ूंगा आगे मैं। क्या? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट में चलो। अच्छा, अब इसको कुछ कुछ मैंने रख दिया है, ये कभी कभी तुक्के मारे जाते हैं व्यापम के द्वारा, छोटे छोटे चीज़। जैसे आप पूछते www को फुल फॉर्म क्या पूछा गया है, जाके देखो। वर्ल्ड वाइड वेब होता है, सर्वर की एक प्रणाली है, सूचनाओं का भंडार इसमें होता है। ये पूछता है वेब पेज क्या है? डॉक्यूमेंट है, पेजों का समूह होता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक पेज कहते हैं। ये छोटे छोटे चीज़ को एक जगह रख दिया मैंने। वेबसाइट, वेब पेजेस का समूह को वेबसाइट कहते हैं। ठीक बात है जी। अरे कमेंट करो। जीमेल, अब आपको ना ईमेल सेवा प्रदाता कंपनी, भाई आप ईमेल जीमेल देखते हो है ना, ईमेल कंपनी का जीमेल देखते हैं हम लोग, मतलब जीमेल कंपनी का ईमेल देखते हैं, उल्टा हो गया था सॉरी। याहू मेल है, रेडिफ है, एओएल है, पढ़ लो। प्रोटॉन जो हो, iCloud, सेनग्रीड, ये सब ईमेल प्रदाता मतलब ईमेल सेवा प्रदाता कंपनीज हैं। ठीक बात है जी। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है। एक चीज़ बताना था, इंस्टाग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आज का चल रहा है तो पूछ दे। इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन हो जाएंगे? एक है भैया केविन, कौन है? केविन सिस्ट्रॉम, केविन सिस्ट्रॉम, ठीक। और एक है माइक केराइजर। ये के और ये के मिलके क्या करते हैं? आई करते हैं। तो के आई, आई के आई, याद हो गया, ठीक। तो केल्विन केराइजर इंस्टाग्राम, केल्विन केराइजर इंस्टाग्राम, ट्रिक मेरे पास नहीं, केल्विन केराइजर इंस्टाग्राम, याद होगा, इंस्टाग्राम केल्विन केराइजर, ठीक है। नेक्स्ट में चलो, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यार, ठीक है, मैं उसको क्वेश्चन नहीं रखा हूँ, बस 1 मिनट सुन लेना, फिर हम लोग तुरंत क्वेश्चन पे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहला चीज़ याद रखना, जो फायरबॉल है, फायरबॉल ये जर्मनी का, ठीक है, सर्च इंजन है, सुन लेना, जर्मनी का सर्च इंजन है। इंडिया के सर्च इंजन को रफ्तार कहा जाता है, आपको याद होगा, ठीक। इसको आप याद रखना, फायरवॉल फिर कह रहा हूँ, जर्मनी का है। रफ्तार इंडिया, डगडगो ये इसका है, अपना ना है ना, अमेरिका का है। गू जापान का है, GOO, गू जापान का है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सोरवा अफगानिस्तान का है, चाइना का बैडू है, ठीक है, ये भी मैं आगे रखा हूँ, इसको हम लोग देखेंगे, तो इसको मुझे स्पेशली आपको बताना था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं।
अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताता हूँ। गणना करना भाई, प्रिंट करना, चिंतन करना, विश्लेषण करना, ये सब चीज़ नहीं है। इसको छोड़ दे, हर कोई जानता है। नेक्स्ट है एलयू को फुल फॉर्म बताइए। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉगआउट यूनिट, भाई सभी को छोड़ो। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मैं दूसरा चीज़ नहीं बताऊंगा तो आपके दिमाग में भी नहीं आएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एम यू बोलूँ तो क्या बोलोगे? मेमोरी यूनिट। सी यू बोलूँ तो कंट्रोल यूनिट। ठीक बात है। नेक्स्ट में चलो, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मुख्य मेमोरी का प्रकार है? प्रकार है कहा उन्होंने। हम लोग दो प्रकार की मेमोरी देखते हैं। फर्स्ट मेमोरी को हम लोग मुख्य मेमोरी कहते हैं, जो कि प्राथमिक मेमोरी होता है। कंप्यूटर की खुद की मेमोरी होती है, जहाँ पर रैम रोम रजिस्टर और कैश मेमोरी की बात करते हैं तो इसमें कैश मेमोरी आ गया है, ये मुख्य मेमोरी होता है। ठीक है जी। और जितने देखते हैं मैग्नेटिक टेप, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सेकेंडरी मेमोरी होता है, जो कि स्थायी मेमोरी होता है। और याद रखना, जो मुख्य मेमोरी होता है कंप्यूटर की खुद की मेमोरी, उसको अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सहायक मेमोरी है, जो बाहर से हम लोग डालते हैं ना, पीडी हो गया आपका, डीवीडी, ये सब चीज़, जितना वीसीडी, जितना भी आप देखें मैग्नेटिक टेप, ये सहायक मेमोरी होता है, कंप्यूटर की सहायता के लिए आता है, ऐसे समझ लो। ऑक्सिलरी मेमोरी होता है, ठीक है, वो सहायक मेमोरी होता है। रैम रोम रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। कौन सी है बताइए जी? आपको इसमें ध्यान रखना है, इसमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, क्योंकि रैम रोम रजिस्टर कैश, ठीक है, ये तो सब क्या होते हैं? प्राथमिक मेमोरी होते हैं, जो कि मुख्य मेमोरी होते हैं, वो सहायक मेमोरी नहीं होते। निम्न में से कौन सा एक वर्सटाइल वोलाटाइल है? वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मतलब होता है भाई अस्थायी। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थायी। और अस्थायी प्राथमिक मेमोरी को कहते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना, इसमें ये जो रोम है ना, ये स्थायी हो जाता है। प्राथमिक मेमोरी रहते हुए भी रोम स्थायी मेमोरी होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसकी डाटा को नहीं, ये डाटा उड़ता नहीं है यहाँ से, अगर विद्युत सप्लाई बंद हो जाए तो, ठीक है। तो फिलहाल याद रखना, रोम एक स्थायी मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी होते हुए भी स्थायी मेमोरी है, ठीक है। और मैग्नेटिक भी स्थायी हो जाता है, सेकेंडरी, ये तो है ही। तो इसमें रैम इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अस्थायी मेमोरी होता है। सही बात है जी। अगला में चलो, निम्न में से कौन सा एक नॉन वोलाटाइल है? अब इसका अर्थ मैं पहले बता दूं। नॉन वोलाटाइल का मतलब हो जाता है, अब यहाँ पे स्थायी, फंसना मत है ना, ये वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल में थोड़ा वो लगता है कि ये स्थायी होगा, ये अस्थायी होगा। रैम, कैश, रजिस्टर, फ्लॉपी डिस्क, स्थायी आपको बताना है। और आपको मैंने अभी भी कहा है कि रैम है, कैश है, रजिस्टर है, ये सब क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी जो होता है वो स्थायी होता है। और साथ में हम लोग अस्थायी के तौर पे, हाँ मतलब स्थायी के तौर पे प्राथमिक होते हुए भी रोम को मानते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना है। सीक्वेंशियल एक्सेस, दो प्रकार की मेमोरी देखते हैं, जिसमें आप मैग्नेटिक टेप इसका सही आंसर हो जाएगा। एक डायरेक्ट एक्सेस होता है, एक सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। मैग्नेटिक टेप को छोड़ के जितने भी आप देखते हो वो सभी के सभी, ठीक है, आपके डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होते हैं। मतलब उन तक पहुँचने के लिए आपको एक क्रमिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसे आप मतलब इन तक, जो सीक्वेंशियल है इस तक, और डायरेक्ट एक्सेस मतलब सीधे आप पहुँचते हो, जैसे पीडी है, डाले तुरंत प्ले हो जाता है वहाँ की चीज़ें। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है? ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है, इसको अच्छे से देखना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डिजिटल या फिर डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है भाई। सब में अलग अलग होता है। इसमें और देखेंगे ना, ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत सीडी रोम है, CDR है, CDRW आपको देखने को मिलेगा, CDRRW। कॉम्पैक्ट डिस्क है ना आपका, रिकॉर्डेबल होता है, रिराइटेबल होता है, ठीक, ये सब चीज़ वहाँ पे हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे। तो ये सब चीज़ क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार होते हैं। इसमें मैग्नेटिक डिस्क आता है, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क देखो, ऑप्टिकल डिस्क देखोगे, बहुत कुछ है। लास्ट में एक चीज़ रखा है, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। 3 ही मिनट में आपको ये 10वां क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक। निम्न में से, मतलब सेकंड पार्ट के, निम्न में से असंगत कौन सा है? रैम, रोम, प्रिंटर, पेन ड्राइव। बताइए जी, रैम है, रोम है, प्रिंटर, पेन ड्राइव। आप देखो, ए मेमोरी है, ए मेमोरी है, ए मेमोरी है, प्रिंटर है क्या? नहीं है, तो इसको असंगत है। इस प्रकार से आपको असंगत पूछे जाते हैं, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? छोटी भाई बीट है। क्या है? बीट है। बीट से मिलके क्या बनता है? इसके भी पहले आप देखेंगे ना, 0 1, इससे मिलके बीट बनेगा। फिर बीट से आप निबल की ओर जाते हो, बीट निबल से, है ना। अब उसके बाद आप बाइट की ओर जाते हो। सही बात है जी, बीट इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बताएंगे बताएंगे। अरे सेम क्वेश्चन हो गया क्या? अरे भाई साहब, ठीक है, कोई नहीं, ये सेम हो गया। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। निम्न में से कौन सा मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव है? मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव है, अच्छे से देखना। CD रोम, CDR, CDRW, फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क आपको याद रखना है, मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क। अभी इसके पहले मैंने क्वेश्चन कराया था ना, ध्यान से सुनिए, है ना। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत CD रोम को बताया था, CDR को मैंने बताया था, CDRW अभी बताया था मैंने,
ठीक है, डीवीडी हमने देखे थे, ठीक बात है। तो फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आता है, इसको आपको है ना समझना होगा, ठीक है जी। आगे मैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं चलता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको हर कोई जानता होगा क्योंकि आजकल बहुत जीबी टीबी ये सब चीज़ चल रहा है, ठीक है। आपको है ना 1024 MB बराबर कितना मिलता है जी, ठीक, 1 GB मिलता है, ठीक बात है। और 1024 GB के बराबर 1 TB होता है, ठीक है। 1024 TB के बराबर 1 PB होता है, 1024 PB के बराबर 1 EB होता है, 1024 EB के बराबर 1 ZB होता है। इसको क्या समझो, इस पेज को रखना और सीक्वेंस करके आप याद कर लेना, मैं PDF में भेज दूंगा, ठीक बात है। नेक्स्ट में चलो अगला है 1024 ZB बराबर कितना होता है, इसको मुझे बताएंगे। तो YV आता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 1024 ZB बराबर 1000 मतलब 1 YV होता है, 1024 है ना, YV बराबर 1 BB हो जाएगा और 1024 BB के बराबर 1, ठीक है, आपका GB हो जाएगा। और लास्ट जो GB वाला है ना, ये अलग वाला है, वो जो आप गीगाबाइट वाला नहीं, ये जियोबाइट वाला है, ठीक, लास्ट का, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक बात है। मैं चलो ये ब्रोंटोबाइट या याटोबाइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, असत्य कथन की पहचान करें। पावर सप्लाई बंद होने पर रैम की डाटा डिलीट होते हैं, बिल्कुल सही है। SRAM की गति DRAM की तुलना में कम होती है। DRAM में ट्रांजिस्टर एवं कैपेसिटर लगा होता है। DRAM की स्टोरेज क्षमता SRAM से अधिक होती है, इसको मुझे बताएंगे। इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। SRAM जो देख रहे हो ना, SRAM की गति DRAM की तुलना में कम होती है, ऐसा नहीं है। SRAM की जो गति है DRAM की तुलना में अधिक होती है, ठीक। DRAM में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगा होता है, बिल्कुल सही है। DRAM की स्टोरेज क्षमता SRAM से अधिक होती है, लेकिन स्पीड SRAM की अधिक होती है DRAM से, इसको आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलूँ भाई। असत्य कथन की पहचान कर ROM प्राथमिक मेमोरी होते हुए भी नॉन वोलाटाइल है। प्राथमिक मेमोरी तो है ROM, लेकिन नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, स्थायी होता है, याद रखना है। वो अस्थाई जैसे लगता है हिंदी में, ठीक है, स्थायी होता है, अगेन बोल रहा हूँ, स्थायी होता है। रैम को कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है। EEPROM इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है, इसका फुल फॉर्म। पावर सप्लाई बंद होने पर भी डाटा डिलीट नहीं होते, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ये बिल्ट इन मेमोरी मतलब बिल्ट इन मेमोरी रोम को कहा जाता है। इसमें असत्य कथन आपको पूछना था। इसमें याद रखना, पावर सप्लाई बंद होने पर भी सेकेंडरी मेमोरी के डाटा यहाँ पे एक बार ऐसे करके पढ़ना, तो आपके लिए क्वेश्चन आसानी होगी। रोम प्राथमिक मेमोरी होती हुई नॉन वोलेटाइल है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये इसका गलत आंसर है, इसका जो आंसर ये हो जाएगा, मतलब गलत कथन ये था। रैम को नहीं, रोम को बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है। बिल्ट इन मेमोरी मतलब निर्माता कंपनी द्वारा उसके निर्माण के समय वहाँ डाल दिया जाता है, ठीक है, तो याद रखना उसे बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। बड़ी इकाई की पहचान कर। पेटा, टेरा, गीगा, एक्साबाइट क्या होता है? PB, TB, GB, ठीक है, या फिर EB होता है, बताएंगे। इसके पहले मैंने बताया था, उसको जाके आप देख लें वो पेज को जहाँ पे मैंने आपको कहा था, ठीक है, एक एक चीज़ को बताया था। ये एक्साबाइट इसमें से बड़ा है, इनमें से, ठीक बात है जी। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम एक्सेस टाइम किसका होता है? कैश का होता है, रैम का होता है, मैग्नेटिक बबल का होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखना है कैश मेमोरी का है ना सबसे कम एक्सेस टाइम होता है। नेक्स्ट में चलो, बाह्य मेमोरी किसे कहते हैं? बाह्य मेमोरी किसे कहते हैं, या फिर आंतरिक मेमोरी ऐसे भी बांटा जाता है। तो जो प्राइमरी मेमोरी होता है कंप्यूटर की खुद की मेमोरी जो अंदर लगी उसको आंतरिक बोलेंगे, और बाहर से जो जैसे आप मैग्नेटिक टेप है आपका जो पेन ड्राइव डालते हो, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? बाह्य मेमोरी। जैसे इनमें से सभी हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है। अरे भाई, रैम, रोम, रजिस्टर, कैश, इसको छोड़ के सभी तो बाह्य ही होंगे। रैम, रोम और रजिस्टर और कैश वो तो अपनी मेमोरी है, मेमोरी उसकी कंप्यूटर की, समझ में आ रहा है ना। सत्य कथन की पहचान करें। प्राइमरी मेमोरी और CPU के मध्य अत्यंत तीव्र मेमोरी कैश मेमोरी होता है। इसी की बात मैं कर रहा था, कैश मेमोरी का यूज़ करता है वो, ठीक है, क्या के लिए? स्पीड मिसमैच दूर करने के लिए। तो याद रखना, इनके बीच में जो तीव्र मेमोरी होता है वो कैश मेमोरी होता है। द्वितीयक मेमोरी सहायक मेमोरी कहलाता है, ये तो बिल्कुल सही बात। द्वितीयक मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। अब भाई बताइए, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? नॉन वोलाटाइल का मतलब स्थायी होता है, वोलाटाइल का मतलब अस्थायी होता है, और द्वितीयक अस्थायी होता है क्या? गलत, ठीक। याद रखना है आपको, द्वितीयक जो है याद रखना स्थायी मेमोरी होता है जो बाहर से आते हैं। याद रखना है आपको, द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग बैकअप डाटा को स्टोर करने के लिए। सब सही। इसमें असत्य कथन आपको पूछा है तो उसमें से तीसरा नंबर होगा, द्वितीयक मेमोरी नॉन वोलाटाइल होता तो ज़्यादा सही होता। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलो। आज का अगला क्वेश्चन सिक्वेंशियल मेमोरी बताइए। इसको मैं एक बार पहले और बता चुका हूँ। मैग्नेटिक
टेप आपको याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक, अगला क्वेश्चन है सीडी रोम के बारे में सत्य कथन कौन सा है? सत्य कौन सा है? सीडी रोम की डेटा बार बार पढ़ी जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ी जा सकती है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इनकी डेटा में बार बार परिवर्तन समय बिल्कुल नहीं कर सकते, बार बार परिवर्तन आप नहीं कर सकते, ये गलत बात है, ये सही है। सीडी रोम में फाइल कॉपी करने को ये बिल्कुल सही है, बर्निंग कहा जाता है। तो AMC इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर लास्ट के साथ आपको जाना है, ठीक बात है। सीडी रोम की स्टोरेज क्षमता होती है 700 MB। कितना होता है? 700 MB। इसको आप गांठ बांध लो, ठीक, 700 MB, ठीक बात है जी। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, CDR को वार्म डिस्क इसलिए कहते हैं, याद रखना, वार्म डिस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस, ठीक है, रीड मेनी, मतलब एक बार लिखो बार बार पढ़ो। लिखना मतलब डालना होता है ना, एक बार, याद रखना, इसमें भी राइट कहते हैं उसको। तो एक बार लिखना बार बार पढ़ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, सही बात है। अगला मैं चलूँ, DVD का पूर्ण रूप क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, ये दोनों होता है। आपको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोले, डिजिटल वीडियो डिस्क बोले, कोई आपत्ति नहीं है, आप तोड़ के आइए। असत्य कथन की पहचान कर सही उत्तर दें। CD की भंडारण क्षमता MB में मापा जाता है। CDRW में संग्रहित डाटा बार बार मिटाया और पढ़ा जा सकता है। ये रीराइटेबल लिखा है, याद रखना, ठीक है, वो बिल्कुल सत्य है। CDRW को पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। ये दोनों बिल्कुल सही है, सही उत्तर का पहचान करें। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं का मतलब ये है कि असत्य यहाँ से कोई नहीं है, सभी सत्य है, याद रखना है ना, ये सभी सत्य है, इसको आपको ध्यान में देना है, ठीक। तो क्वेश्चन में असत्य और सही दोनों लिखा हुआ है ना, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो सभी सत्य है भाई, इन असत्य पूछा था तो इनमें से कोई नहीं आंसर। DVD की स्टोरेज क्षमता डबल लेयर कितनी होती है? ठीक है, डबल लेयर 8.5 आपको याद रखना है। क्या 8.5 आपको याद रखना है? सिंगल लेयर के लिए 4.6 GB आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, VCD का पूर्ण अभी किए थे क्या? नहीं किए थे ना। वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, वीडियो कंपोनेंट डिस्क, वीडियो कॉमन डिस्क नहीं होता भाई, फर्स्ट के साथ जाना वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट में चलूँ, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले प्रिंट बफर में भेजना क्या कहलाता है? बर्निंग, स्पूनिंग, सेंडिंग, या फिर आपका वो, ये तो भाई डालना होता है, ये भेजना होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, प्रिंट बफर में भेजना स्पूलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पूलिंग कहलाता है, ठीक बात है। नेक्स्ट में चलो, कौन सी मेमोरी CPU से सीधे संपर्क रखती है? भाई प्राथमिक मेमोरी CPU से सीधे संपर्क रहती है, CPU से जुड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्लग एंड प्ले। देखो भाई, आपका जो पेन ड्राइव है, ठीक, आप सीधे डालते हो पेन ड्राइव, मैं कैसे नहीं बना रहा हूँ, ठीक, ये सीधे आप डालते हो तुरंत चल जाता है, ठीक है। तो उसको प्लग एंड प्ले कहा जाता है, आपको याद रखना है। अब देखो भाई, अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, तो मेमोरी के लिए एक पेज मैंने रख दिया है। प्राइमरी मेमोरी, जिसे मुख्य मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी कहते हैं। ये रैम, रोम, रजिस्टर, कैश होता है। लेकिन रोम ये चीज़ होते हुए, प्राइमरी होते हुए भी, मुख्य मेमोरी होते हुए भी, आंतरिक मेमोरी होते हुए भी स्थायी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसको आपको बस ध्यान में रखना है। वोलेटाइल की जगह रोम के लिए नॉन वोलेटाइल हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको संयुक्त रूप से पूछे प्राइमरी मेमोरी कैसी होती है, तो आपको अस्थायी ही डालना है। बात समझ रहे हो? स्पेसिफिक आपको पूछेगा भाई रोम, तो भाई बताना, ठीक है, कि वो एक अस्थायी मेमोरी है, ठीक बात है। अस्थायी समझ रहे हो, जिसकी डाटा उड़ जाता है भाई पावर सप्लाई बंद होने पे, ठीक है, उसको हम लोग अस्थायी बोल रहे हैं। मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सहायक मेमोरी कहते हैं इसको, नॉन वोलेटाइल कहा जाता है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल कहा जाता है, और इसे बाह्य मेमोरी कहा जाता है। अब इसमें मैंने दो चीज़ बताया था, एक सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, एक डायरेक्ट एक्सेस होता है। सीक्वेंशियल एक्सेस में मैग्नेटिक टेप आता है, इसका मैंने क्वेश्चन कराया है। डायरेक्ट एक्सेस में मैग्नेटिक डिस्क में कौन कौन सा आता है, ऑप्टिकल डिस्क में कौन कौन सा आता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन सा आता है। इसको आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है, आराम से पढ़ लेना इसको, ठीक है। मैं इसकी पेज आपको भेज दूंगा। मैं नेक्स्ट चलूँ क्या? चल दूँ, अगला चलता हूँ। बहुत क्वेश्चन है यार। पेन ड्राइव कैसा है? अभी आपने देखा पेन ड्राइव कैसा है, बताएंगे, फिर दिखा दूँ मैं। पेन ड्राइव ये यहाँ पे दिख रहा है लास्ट में, तो पेन ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन एक चीज़ और है, ये कहाँ पे आएगा? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में आएगा। यहाँ पे और देखेंगे तो ये सेकंड चीज़ आप देख रहे हो, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव है। अब मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव ये CDR है, हार्ड डिस्क है, CDRW है, मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव, ठीक। तो यहाँ पे आपको मैं फिर से दिखाता हूँ। मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क आता है, हार्ड डिस्क आता है, जिप डिस्क आता है, और CDR, CD ये सब चीज़ देख रहे हैं, वो तो भाई आपके ऑप्टिकल में आता है। तो मैग्नेटिक में आप क्या करोगे? अभी आपने देखा हार्ड डिस्क, सही बात है। नेक्स्ट में चलो, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और बनते आए हैं और बनते रहेंगे,
ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, और मेमोरी से क्वेश्चन डैम से और आना ही है यार, मेमोरी से आएगा ही, सॉफ्टवेयर से आएगा, इसके पहले हमने इंटरनेट किया वहाँ से आएगा ही आएगा क्वेश्चन, क्योंकि 30 नंबर का है, टॉपिक ही उतनी है जितनी वो क्वेश्चन है, तो आएगा ही, ठीक है। कंप्यूटर की सहायक मेमोरी कहलाती है। अब मुझे यहाँ पे बताओ तो, क्या रैम सहायक है, रजिस्टर सहायक है, आपका कैश सहायक है? भाई मेमोरी कार्ड सहायक है, क्योंकि ये द्वितीयक मेमोरी होती है, और जो बाहर से डालते हैं वो सहायक होती है। सही बात है जी। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलूँ, को ध्यान देना, ए है सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, याद रखना है इसको, ठीक, सिर्फ उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो जिसको निर्माण के समय डाल दिया जाता है, उसमें रिकॉर्ड कर दिया जाता है, तो उसमें और लिख नहीं सकते, तो राइट ओनली नहीं बोल सकते हैं, रीड ओनली है, सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, बदल नहीं सकते, ठीक है बात। पर कंप्यूटर की गति मापी जाती है, ठीक, फ्लॉप से मापी जाती है, इसको याद रखना है, क्या, फ्लॉप से, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, विश्व का प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र क्या है? यदि विश्व का प्रथम गणना यंत्र आपको बोलता तो अबेकस है। आगे एक चीज़ पेज है ना, वहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसका सही आंसर पास्कलाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विश्व का प्रथम स्वचालित गणना यंत्र। मैं इसको याद कराया था जब क्लास मैंने लिया था, है ना, तो मैंने कहा था कि स्वचालित को ऑटोमेटिकल बोल लेना, तो फिर एनालिटिकल आपको याद आ जाएगा। तो एनालिटिकल आपको ध्यान में रखना है, प्रथम स्वचालित गणना यंत्र है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ठीक, एटनासॉफ्ट बैरी कंप्यूटर, क्या, एटनासॉफ्ट बैरी कंप्यूटर, ABC के साथ जाना, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलो, अगला क्वेश्चन है, ENIAC है विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना मशीन, प्रथम विद्युत चलित गणना मशीन। आपको याद रखना है, दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि इसका अभी भी बताया, विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे जो है एक पेज रखा हूँ वहाँ पे, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको तो तीसरा बार पढ़ा रहा हूँ यार मैं, ठीक है। प्रथम पर्सनल कंप्यूटर एडवैक IBM 5150। तो प्रथम पर्सनल कंप्यूटर आपको याद रखना है, IBM 5150, ये प्रथम पर्सनल कंप्यूटर है। सही बात है जी। अगला मैं चलूँ, प्रथम वाणिज्यिक। अब ना कुछ यूनिक काम करता है, ऐसे सोच लो, कंप्यूटर अब तक देख रहा हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर ये वाणिज्यिक में आ जाता है, ठीक है, कमर्शियल में यूनिक काम करने लगता है, तो यूनिवैक आपको याद रखना है, ठीक बात है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, अब यहाँ से देख लेना, प्रथम गणना यंत्र अबेकस है, प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र पास्कलाइन है, प्रथम स्वचालित गणना यंत्र एनालिटिकल है, प्रथम पूर्ण स्वचालित आपको बोलता है ना, तो यहाँ पे आपको रखना था मार्क 1, ठीक है। विद्युत चलित प्रथम गणना यंत्र बोले, विद्युत हमने टेबल में रख के विद्युत चलाई, आपको मैं इसको, है ना, कनेक्ट करके याद कराया था, याद रखना। भाप चलित डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस इंजन इसके बारे में हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये पेज यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, ये ना लीक आई चेन है, जो अबेकस के आविष्कार करता लीक आई चेन हो जाएगा, LKC लिखा है, और ये BP मतलब ब्लेस पास्कल है, और CB मतलब हो जाता है आपका, इसको मैंने रखा है यार, CB का मतलब होता है चार्ल्स बेवेज, ठीक है, चार्ल्स बेवेज हो जाएगा। और ये हरमन होलेरिथ है टेबलेटिंग वाला का, ठीक है, जो H होलो देख रहे हो, और ये, ठीक। नेक्स्ट में चलता हूँ, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, इसको याद रखना है आपको, ठीक, ENIAC है, ठीक। प्रथम वाणिज्यिक कंप्यूटर मैंने अभी आपको कहा यूनिवैक है, और प्रथम पर्सनल कंप्यूटर की बात मैंने की है IBM 5150, याद रहेगा। नेक्स्ट में चलो, एडवैक कंप्यूटर के जनक क्या है? चलो ठीक है, इसको एक बार और देख लो आप लोग, ठीक है, एडवैक, ताकि यहाँ से आप कुछ पकड़ सकते हो, देख लीजिएगा। जो प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक, ये ना एकार्ट है और मॉचली है, याद रखना। तो JP एकार्ट और जॉन मॉचली, इनके द्वारा बनाया जाता है यूनिवैक, मतलब ENIAC जो कंप्यूटर है। और यहाँ पे फिर से देखना, एक मतलब एकार्ट हो जाएगा, एकट जिसे हम लोग कह रहे हैं, और ये M का मतलब मॉचली होता है ना, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है थोड़ा सा, क्योंकि पहले बहुत अच्छे से बताया था। ये यूनिवैक और ENIAC के दोनों के संस्थापक हो जाएंगे, ठीक बात है। नेक्स्ट चलो, अब एडवैक आपको बोले ना, हमने यूनिवैक देख लिया, ठीक है, आपको पता होगा, ENIAC देख लिया, एकट और मॉचली के बारे में बात कर ली, लेकिन आपको एडवैक बोले तो जॉन वॉन न्यूमैन के नाम आपको याद रखना है। जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, ये एडवैक कंप्यूटर के जनक होते हैं, ठीक। यूनिवैक कंप्यूटर के जनक कौन है? यूनिवैक, ठीक भाई, ENIAC और यूनिवैक दोनों तो हमने देखा था, कौन है? एकट एवं मॉचली, सही बात है। नेक्स्ट में चलता हूँ, पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन सा है? तो ये कंपनी याद रख लेना, IBM कंपनी है। नेक्स्ट में चलो, स्पीड तो नहीं हो रहा है, बहुत क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट में जा रहा हूँ, यूनिवैक कंप्यूटर के जनक कौन है? बार बार हो गया क्या? अरे अभी बताया मैंने, ठीक है, इसको छोड़ दो। लेडी एडा अगस्टा, इस पे आओ। ये कौन है भाई? आधुनिक कंप्यूटर के जनक नहीं है भाई, ये चार्ल्स है ना, चार्ल्स बेवेज को माना जाता है सुपर कंप्यूटर के जनक। बताइए सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विश्व हम बोले, इंडिया में बोले, इसमें सब अलग अलग है।
विश्व में देखेंगे तो सिमर क्रे के बारे में बात करते हैं। इंडिया में किसको देखते हैं? विजय। ठीक है, तो ये प्रथम प्रोग्रामर है, आपको याद रखना है, लेडी एडा अगस्ता। सही बात है जी। नेक्स्ट में चलता हूँ, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? थोड़ा जल्दी करूँगा ना, क्रेवन। याद रखना, क्या क्रेवन? फिर कह रहा हूँ, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेवन क्रेवन क्रेवन। इस सेशन का नाम सुपर फास्ट है, याद रखना है ना। तो सुपर फास्ट के जनक, ठीक है, पढ़ाने वाले संदीप नागवंशी। विश्व का प्रथम क्वांटम कंप्यूटर किसने बनाया? भारत ने बनाया, चाइना ने बनाया, जिसका नाम जियो झांग है। क्या? ये आगे लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, जियो झांग। नेक्स्ट आपका है क्वांटम, बोला है ना। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? विजय भाटकर, इन्हें माना जाता है। विश्व में सिमर क्रे को सुपर कंप्यूटर के जनक माना जाता है। ठीक है, ये दिनेश को तो मैंने ही डाला था नाम। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम, आपको पता होगा, परम 8000 है। विश्व के सुपर कंप्यूटर का नाम क्रेवन। फिर कह रहा हूँ, विश्व का क्रेवन, भारत का परम 8000, विश्व के सिमर क्रे, भारत के विजय भाटकर। ठीक है, भारत का पहला कंप्यूटर बताइए। सिद्धार्थ, याद रखना है, भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ हीरो नहीं है जो शेरशाह वाला है, शेरशाह नहीं, सिद्धार्थ कौन है? कंप्यूटर है, ऐसी करके याद कराया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी बताइए मुझे। 1940, 1955, 1956 से 1965, 1966 से 1975, 1976 से 1990, 1991 से अब तक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ठीक, तो टोटल 5 पीढ़ी अपने पास होते हैं। द्वितीय पीढ़ी होगा, ये 56 से 65 चलेगी। काल आपको याद रखना है, सभी को अच्छे से याद रख लेना। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवा, इसमें सब आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इस पेज को पढ़ लोगे। ठीक, तो इसका सही आंसर सेकंड था। नेक्स्ट में चलता हूँ, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। अगले है क्या? हाँ, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर का विकास किसने किया? जॉन बॉर्डिंग, विलियम शाक्ले, वाटर ब्रेटन है। ठीक है, तो वाटर ब्रेटन के साथ आपको जाना है। ठीक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। आईसी चिप का आविष्कारकर्ता कौन है? जे.एस. किल्बी, नो डाउट। कौन है? जे.एस. किल्बी, आपको याद रखना है। और रॉबर्ट नोई को भी कभी कभी जोड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन सिंगल ज़्यादा आता है। जे.एस. किल्बी आपको याद रखना है। रैम का आविष्कारकर्ता कौन है? रॉबर्ट डेनार्ड। कौन? रॉबर्ट डेनार्ड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असेंबली लैंग्वेज का आविष्कारकर्ता ग्रेस हार्पर। कौन? ग्रेस हार्पर। फिर कह रहा हूँ, ग्रेस हार्पर। मज़ा आ रहा है कि नहीं? स्पीड हो रहा है एकदम, प्रैक्टिस एकदम तबाही सेशन। लाइक करो भाई, लाइक कर दो भाई, कमेंट भी करना। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पे आता है कि प्रथम पीढ़ी से कंप्यूटर कौन से संबंधित नहीं है। PDP 8 को देखना, ये प्रथम पीढ़ी से संबंधित नहीं है। ENIAC UNIVAC Mark 1, ये प्रथम पीढ़ी से संबंधित है। उसके बाद PDP 8 हम लोग देखते हैं। ठीक है, IBM 1401, IBM 7094 और PDP 8, ये द्वितीय पीढ़ी से संबंधित होते हैं। क्या? IBM 1401, IBM 7094, ये द्वितीय पीढ़ी से संबंधित है। साथ में PDP 8 को भी यहाँ पे जोड़ना है। ठीक बात है। नेक्स्ट में चलता हूँ, सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? भाई ये 5वां पीढ़ी से संबंधित है। ठीक है, ये पहली, दूसरी, तीसरी तो होगा नहीं, ये तो विकास होता है यार, तभी सुपर कंप्यूटर का दौर है, तभी पंचम पीढ़ी में जी रहे हैं हम लोग। ये देखो भाई, ट्रांजिस्टर का प्रयोग सेकंड पीढ़ी में किया गया था। तृतीय पीढ़ी में आईसी चिप SSS मतलब SSI MSI, ये क्या होता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ये तृतीय पीढ़ी पूछा जाता है भाई, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तृतीय पीढ़ी में SSI आईसी चिप के साथ SSI मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, MSI मतलब मीडियम, और उसके बाद करते जाना, जैसे LSI है। चतुर्थ में जाओगे तो LSI हो जाएगा, VLSI मतलब वो लार्ज, वेरी लार्ज। फिर पंचम में UL हो जाएगा, SL हो जाएगा, अल्ट्रा लार्ज, सुपर लार्ज। ठीक है, और ये सेशन सुपर फास्ट है, तो मैं उसी तरह आगे बढ़ाता हूँ। ठीक बात है जी, समझ में आ जाएगा। अब मतलब समझ में तो आएगा नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हो, मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कंप्यूटर्स आपको देखना होगा। जैसे कि मैंने कहा था PDP 8 सेकंड पीढ़ी में, IBM 7094 आप यहाँ पे नज़र डालेंगे। ठीक है, द्वितीय में है, इसको भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, इसका भी मैंने क्वेश्चन करा दिया था, ENIAC UNIVAC Mark 1। ठीक है, और एडवेक को आपको जोड़ लेना है वहाँ पे। ठीक बात है जी। तृतीय पीढ़ी में IBM 360, NCR 395, PDP 11 और ये हो जाएगा आपका, पढ़ दीजिए। चतुर्थ में IBM PC XT3, Intel 4004। अब आप बोलोगे ना सर तो पागल जैसे पढ़ रहे हैं, बोल सकते हो आप, ऐसे ही बता रहे हैं, बड़ खुद ही कर रहे हैं, कोई मतलब है नहीं, कुछ समझ आ रहा। अरे आप प्रैक्टिस करने आए हो, जो समझना था अब तक समझ लिए, अब पछताए सो का फायदा जब चिड़िया चुग गई। हाँ वही तो याद रखना है आपको भाई कि ये प्रैक्टिस सेशन है। इतने सारे क्वेश्चंस में सिर्फ
सुपर फास्ट मोड में ही दे सकता हूँ, कम टाइम में ही दे सकता हूँ, मुझे आपकी टाइम की चिंता है, आप पढ़ के आए हो ये सोच रहा हूँ मैं। ठीक बात है। पंचम पीढ़ी में याद रखना सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन। और अभी समझने की कोशिश कर रहे हो तो आपकी स्थिति बड़ी खतरनाक है भाई। ठीक, तो इसको आपको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना जरा, ट्रांजिस्टर का विकास। ठीक बात है जी, ट्रांजिस्टर का विकास, इसमें आपको ध्यान देना है, सभी के नाम आता है। ठीक है, मैंने वाटर ब्रेटन इसको कहा, लेकिन ये भी मतलब एग्जाम में अगर ऑप्शन में विलियम शाक्ले और जॉन बॉर्डिंग के अलावा अलग है तो भाई वही लोगे, वाटर ब्रेटन ही लोगे। ठीक है, तो वहाँ से मैंने इसको उठाया था। तो इस सभी के नाम आते हैं सामने, इसको याद रखना है। ये मैंने है ना चेक किया। अभी माइक्रो प्रोसेसर का विकास करता कौन है, तो याद रखना है M.E. हॉफ। कौन? M.E. हॉफ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपके लिए क्वेश्चन अभी मैंने कहा था ULSI, इसको कमेंट करके बता सकते हो कि अभी इसको मैंने बताया। ठीक है, 21 पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था, मुझे कमेंट करके अभी बता सकते हो। अगला मैं चलूँ। ठीक है, ध्यान से बैठेंगे, जब लास्ट तक ले जाऊंगा, बहुत स्पीड ले जाऊंगा तो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सिलिकॉन वैली इन इंडिया, आपको ना क्वेश्चन पढ़ने पड़ रहा है ना ऑप्शन पढ़ने पड़ रहा है, मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ। दिमाग दौड़ाइए और फिर आंसर दीजिए। इस तो बंगलुरु है। ठीक है, एक किसको कहा जाता है, बंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। असेंबली भाषा का विकास हुआ था, प्रथम में मशीनी भाषा हुआ था, सेकंड आपको याद रखना है द्वितीय पीढ़ी में असेंबली भाषा का विकास होता है। पंच कार्ड, मेमोरी कार्ड, डिवाइस का प्रयोग किया गया था। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में किया गया था, द्वितीय में किया गया था। तो प्रथम पीढ़ी में आपको याद रखना है पंच कार्ड मेमोरी, है ना, इसका जो है यूज़ किया गया था। सेकंड में मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्या, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। मैग्नेटिक टेप एवं डिस्क मेमोरी प्रयोग या है ना, इसका जो डिवाइस है इसका प्रयोग किया गया था, कब किया गया था भैया, इस सेकंड पीढ़ी में किया गया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में चलो, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में होने वाला OS कौन सा है, क्या दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, बैच प्रोसेसिंग, या फिर आपका मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र। देखो मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र नाम से स्पष्ट है भाई, ये पंचम पीढ़ी का याद रखना, क्योंकि मल्टीटास्क हो रहा है, मल्टी यूज़र भी यहाँ पे यूज़ हो जा रहा है। टाइम शेयरिंग रियल टाइम के लिए याद रखना, ये थर्ड का है, तृतीय का, और ये इसका सही आंसर है जो कि सेकंड का है। बोलो हाँ, देखो एक बार और देखोगे। बैच प्रोसेसिंग, ठीक, सेकंड पीढ़ी, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, तृतीय, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र, पंचम। आगे चलें, सातवें गिर लगाए। AI लैंग्वेज का विकास देखते हैं, प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय में, नो डाउट भाई, ये सीधे आ जाओ, इनमें से कोई नहीं। हम लोग पाँचवीं पीढ़ी में देखते हैं, अभी कहाँ देखेंगे भाई इसको, तीसरी तक। ठीक है, AI तो अभी सुन रहे हो आप, तो पाँचवीं पीढ़ी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर में गुण पाए जाते हैं, एनालॉग और डिजिटल, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर। एनालॉग और सुपर कंप्यूटर फर्स्ट के साथ जाना, एनालॉग और डिजिटल का पाया जाता है। आजकल चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ये चीज़ यूज़ हो रहा है। सामान्यतः घरों में जो यूज़ होता है ना, उसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। सामान्यतः घरों में डिजिटल कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। वर्तमान में चिकित्सा क्षेत्र में हाइब्रिड कंप्यूटर आपको याद रखना है, इसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है WWE की जनक, इसको बताओ तो, अभी मैंने बताया, ये दोबारा से आ गया है। WWE के जनक कौन है, टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज, क्रिस्टोफर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट है yahoo.com, ये पहले भी मैंने आपको बताया, तो प्रयोग दोनों आपको याद रखने, जेरी यंग, डेविड फ्लो, आज ही बताया मैंने आपको पहले। ठीक बात है, ईयर बताओगे, कमेंट करोगे। yahoo.com का माउस के जनक बताएंगे, डगलस सी इंजलबर्ट, क्या, सी इंजलबर्ट। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आविष्कारकर्ता को लेके आप कुछ कुछ देख लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ तो मैंने तो आपको करा दिया था, ईमेल बोल रहा हूँ, ये टॉमलिंसन है, टॉमलिंसन। थोड़ा स्पीड को मेंटेन करता हूँ मैं, अब धीरे चलता हूँ। टॉमलिंसन ईमेल का है, लैपटॉप एडम ऑसबॉर्न का है, TCP/IP विंडसर्फ के द्वारा किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट टेड नेल्सन, पर्सनल कंप्यूटर हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। सही बात है, स्पीड भी मेंटेन हो गया। मैं अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक परिधि युक्ति नहीं है। ठीक है, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, रैम। परिधि युक्ति मतलब बाह्य रूप से जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, तो जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, इसको पकड़ने का यही तरीका है, वो सभी परिधि युक्ति कहलाते हैं ना, आपको परिधि युक्ति कहलाते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं सभी। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट युक्ति नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है। ट्रैक बॉल है, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, मॉनिटर। भाई इससे आप इनपुट, है ना, इससे आप इनपुट करते हो। ट्रैक बॉल है, माइक्रोफोन है, लगा रहता है ना छोटा सा,
मॉनिटर भाई मॉनिटर दिखता है, जो दिखता है उससे क्या आउटपुट होता है आपको पता है, वहाँ से आउटपुट आता है। तो मॉनिटर और प्रिंटर दो आउटपुट डिवाइस होते हैं अच्छे से। इसमें भी वही पूछा है कि इनपुट युक्ति नहीं है, मतलब आउटपुट के बारे में बात करें कौन सा आउटपुट है। तो माउस है, VCR स्कैनर में लास्ट में पेज दूंगा, अभी दूंगा है ना, इसके पहले इसके बाद ही आ जाएगा। तो प्रिंटर को भी आपको ध्यान में रखना है, प्रिंटर और मॉनिटर दो लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस होते हैं और दोनों क्वेश्चन ये बोला है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएंगे, मॉनिटर और इसमें प्रिंटर। सही बात है। अगला क्वेश्चन को मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, टच स्क्रीन निम्न में से कौन सी युक्ति है। टच स्क्रीन आपको आउटपुट भी दिखती है, टच करते हो तो इनपुट भी डालते हो, तो मतलब जिससे आप इनपुट कर रहे हो, ठीक है। अब समझाने वाली चीज़ तो नहीं होनी चाहिए है ना, क्योंकि टाइम है नहीं, आप समझ पाए होंगे मेरे को लगता है। तो इनपुट आउटपुट ये दोनों होता है। क्या प्रैक्टिस अच्छे से हो पा रही है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। हाँ, इसको आप एक बार पढ़ लेना भाई। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच पैड, स्क्रीन टच, स्टाइलस पेन, माइक्रोफोन, स्पीच रिकॉग्नाइजर, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, स्कैनर, QR रीडर, OCR, OMR, SCR, MICR, PCR, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। कोई सभी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ के हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR हो जाएगा, SCR का शायद स्पेशल कैरेक्टर रीडर होता है, शायद बोल रहा हूँ, मतलब वही होता है। MICR का है ना, माइकर का जो हो जाएगा आपको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो जाएगा। VCR का बारकोड रीडर हो जाता है। ठीक बात है जी। चलो अगले की ओर मैं चलता हूँ। इसको पढ़ लेना है ना, आपके पास PDF आएगा तो पढ़ लेना। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस है। अब मुझे बताइए, अभी मैंने आपको इनपुट डिवाइस बताया, इनपुट डिवाइस में क्या क्या शामिल था, OMR था, OCR था, माइकर था, अभी हमने देखा। तो प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रोजेक्टर से आप क्या देखते हो जी, जैसे आपके सिनेमा में भी देख लो भाई, जो प्रकार से मान लो प्रोजेक्टर को, तो आउटपुट होता है, आउटपुट आप देख रहे हो। कीबोर्ड के जनक कौन है भाई, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्रिस्टोफर सोलेज। क्रिस्टोफर सोलेज एक कीबोर्ड के जनक होते हैं। मुझे माउस के जनक कौन है उसको आप कमेंट करके बताएंगे। क्रिस्टोफर सोलेज का नाम आपको याद रखना है। कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ की संख्या 12 होती है, आपको पता होगा, जो कि ऊपर में होती है। कीबोर्ड है तो उसके ऊपर में होती है, ठीक है। इस यहाँ पे लगा होता है 1 2 3 4 करके 12 होता है। फिर कह रहा हूँ कीबोर्ड में फंक्शन की 12, ठीक है। MS विंडोज़ में किस फंक्शन की का प्रयोग स्पेलिंग ग्रामर चेक के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1000 बार पूछता है ये व्यापम। आप देखेंगे तो ये F7 होता है, ठीक है। F7 ये फंक्शन की का प्रयोग ग्रामर एवं स्पेलिंग चेक के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सा एक मॉडिफायर की नहीं है, ठीक है। तो शिफ्ट ऑल्ट डेल कंट्रोल, तो आपको इसमें याद रखना है डेल नहीं है, शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल ये मॉडिफायर की होता है, साथ में विंडो को भी लिया जाता है, ठीक है। तो डेल इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब डिलीट वाला जो बटन है। ये इंपॉर्टेंट है टॉगल की। टॉगल की मतलब दो कार्यों के मध्य जो स्विच होता है ना, जैसे कि कैप्स लॉक है, क्या है कैप्स लॉक। अब इसको ऑन ऑफ करते हैं कैपिटल के लिए है ना, स्मॉल लेटर के लिए, तो एक कैपिटल हो जाता है, फिर स्मॉल लेटर के लिए, दो कार्यों के मध्य स्विच कर रहे हैं, उसे टॉगल की कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन के साथ आपको जाना है। क्या चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। 20 सेकंड में समझ हो गया चीज़। अगले हम लोग चलते हैं, ठीक। याद रखना है ना टॉगल की किसे कहते हैं। कंप्यूटर यदि हैंग हो जाता है, ठीक है, तो आप निम्न में से कौन सी कीज़ के कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हो। आप जाते जाते पेज खोलते जा रहे हो, एक जगह ऐसी आ गई कि कंप्यूटर अटक गया, क्या करोगे, मार दोगे Ctrl+Alt+Delete, तो पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, ये पुनः स्थिति प्राप्त करने के लिए जब आप ऐसे फंस जाते हो, हैंग हो जाता है, इस स्थिति में आप Ctrl+Alt+Del का प्रयोग करते हो, ठीक बात है जी। अगला मैं चलूँ, 4 मिनट में 13वां क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब फिर सेकंड पार्ट का, जो मैं अलग अलग खंड में बना के रखा हूँ, ठीक है। तो इस खंड का अभी तक तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं आपके, तो थोड़ा ध्यान रखना। स्पीड चल रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस के लिए चल रहे हैं, आपके भलाई के लिए है ना, क्योंकि मैं इसको तीसरा बार पढ़ा रहा हूँ। एक चीज़ यहीं भी बताता हूँ, जब मैं सबसे शुरू पढ़ाया, एक एक को पकड़ के हाथ में से उंगली कर करके A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट ऐसे पढ़ाया। उसके बाद A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, उसके बाद A फॉर एप्पल, B फॉर समझ रहे हो। तो ए वाला चीज़ अब मतलब सुपर फास्ट हो चुकी है। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। नेम लॉक की ऑफ होने पर नंबर पटल में कर्सर की तरह वॉक करता है। नेम लॉक की बोल रहा है। कैप्स लॉक की ऑन होने पर अंग्रेजी कैपिटल अक्षर टाइप होते हैं। सभी स्पेशल पर्पस कीज़ मॉडिफायर कीज़ होते हैं। सभी मॉडिफायर कीज़ स्पेशल पर्पस कीज़ होते हैं, याद रखना। हमने अभी देखा मॉडिफायर कीज़, ठीक है, कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है। तो सभी स्पेशल पर्पस कीज़ मॉडिफायर कीज़ होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये असत्य है। लेकिन सभी मॉडिफायर कीज़ स्पेशल पर्पस कीज़ हो सकते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हमने बताया अभी कौन कौन से मॉडिफायर कीज़ होते हैं, ठीक है। तो मॉडिफायर कीज़ हर कोई स्पेशल पर्पस कीज़ नहीं होता, तो याद रखना सभी मॉडिफायर जो कीज़ है वो स्पेशल पर्पस कीज़ हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन सभी स्पेशल पर्पस कीज़
मॉडिफायर किस नहीं होता। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? नेम लॉक की ऑफ होने पर, अच्छा है वही चीज़ हो गया क्या? सब स्पेशल पर वही चाहिए, ये ब्लैक में लिखा गया है, इसको छोड़ देना। वही सेम क्वेश्चन है ना, ये ब्लैक में लिखा गया, बस वही है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा कीबोर्ड प्रचलन में? क्वार्टी। कौन सा क्वार्टी? कहाँ पे दिख रहा है क्वार्टी? एक्चुअल में आप कीबोर्ड देखोगे ना तो जो फर्स्ट लेटर है वो फर्स्ट 6 लेटर है वो क्वार्टी लिखा होता है, ठीक है। इसको इसीलिए इसे क्वार्टी कीबोर्ड कहा जाता है, वर्तमान में प्रचलित है, आपको याद रखना है, वर्तमान में यही चीज़ चल रहा है। माउस का आविष्कार किसने किया है? मैं इसको यार ये तीसरी बार लगा रहा हूँ कि डगलस सिंजर बर्ड, क्योंकि अलग अलग सेशन में अलग अलग क्वेश्चंस रखे ना, तो इसलिए बार बार ये चीज़ आ रहा होगा, कोई बात नहीं। क्रिस्टोफर सोलेज के बारे में बताओ तो भाई, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये आपका कीबोर्ड हो जाएगा, ठीक बात है। नेक्स्ट चलो। निम्न में से कौन सा एक माउस का प्रकार नहीं है? वायरलेस माउस होता है अपने पास, मैकेनिकल होता है, जरूर होता है, ऑप्टिकल होता है, डायनेमिक माउस ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्टिकल माउस होता है, मैग्नेटिक मतलब वो मैकेनिकल होता है, वायरलेस होता है अपने पास, डायनेमिक माउस नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस माउस में एलईडी लाइट का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल, ठीक है, माउस, इसमें किया जाता है एलईडी लाइट का प्रयोग। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इंफ्रारेड, पहले भी मैंने बताया था, लेज़र, इसका प्रयोग वायरलेस में होता है, और मैकेनिकल में रबर बॉल, याद रख लेना, क्या? रबर बॉल, याद रहेगा। एलईडी लाइट, ऑप्टिकल, रबर बॉल, मैकेनिकल, इंफ्रारेड, वायरलेस, ओके। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या था? ठीक, ऑप्टिकल माउस, याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो। माउस का कार्य नहीं बताइए भाई, स्क्रॉल करना इसका कार्य होता है, पॉइंट और सिलेक्ट करना भी कार्य होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना ये भी इसका कार्य होता है, लेफ्ट क्लिक से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ओपन करना इसका कार्य नहीं होता। मतलब ये ऐसा नहीं होता है, आप माउस है लेफ्ट से नहीं होता, ये राइट से होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो लेफ्ट क्लिक से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ओपन नहीं होता है, उसके राइट क्लिक से होता है। ये चीज़ मैं आपको पकड़ने के लिए बताया, ये क्वेश्चन को रखा है ताकि आप पकड़ पाओ कि लेफ्ट से होता है कि राइट से होता है, ये पूछा भी जाता है। तो स्क्रॉल बिल्कुल कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह छोड़ना, ऐसे नहीं होता एक जगह दबाए रहो तो दूसरी जगह जाके से यहाँ पे कर दो, छोड़ दो, ये सब चीज़ यहाँ पे काम होता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना भाई, ये जॉयस्टिक है, आपको ये ना गियर पैनल जैसा होता है, ठीक है, गियर पैनल जैसा ऐसा ये बना रहेगा, पकड़ के गेम खेलना इसको आसान बनाते हैं, मतलब ये बनाता है इस प्रकार से गेम खेला जाता है। तो जॉयस्टिक है, आपको याद रखना है। प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर में उपयोग किया जाता है, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, लाइट पेन का यूज़ किया जाता है प्रमुखतः, आपको ध्यान में रखनी है, ठीक बात है। नेक्स्ट चलो, OMR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मेजर, ऑप्टिकल मार्क, ये सब चीज़ छोड़ो, ऑप्टिकल मार्क रीडर के साथ जाना, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट चलो, स्पीड है लेकिन फिर भी मेंटेन हो रहा है। नेक्स्ट चलो मैं बिल्कुल, स्कैनर का कौन सा प्रकार A4 साइज़ के पेपर स्कैन कर सकता है? भाई अब धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं ना थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन में। हैंड होल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लैट बेड स्कैनर। क्या? फ्लैट बेड, कहाँ गया रे भाई? फ्लैट बेड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, फिर कह रहा हूँ फ्लैट बेड स्कैनर, ठीक। एक चीज़ याद रखना यार, जो माउस है आपका, ट्रैक बॉल आप देखते हो, टच पैड आप देखते हो, ठीक है, और अभी हमने क्या देखा, एक ट्रैक बॉल देखा, टच जॉयस्टिक हमने देखा, ठीक है। ये ना सभी को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि पॉइंट करते हो ना, कर्सर को इसकी सहायता से वहाँ ले जाके से पॉइंट करते हैं, तो पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसको भी आपको ध्यान में रखनी है। स्कैनर द्वारा स्कैन किए गए डिजिटल कॉपी को हम किस रूप में एडिट कर सकते हैं? बताओ। स्कैनर द्वारा स्कैन किए गए डिजिटल कॉपी को इमेज के रूप में, टेक्स्ट के रूप में, इमेज और टेक्स्ट दोनों रूप में, इनमें से कोई नहीं। इमेज के रूप में आपको याद रखना है, क्या है? इमेज के रूप में कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे OCR है। ये तो स्कैनर द्वारा हमने कहा, OCR द्वारा जब स्कैन किया जाता है ना तो डाटा पढ़ने के लिए वो होता है, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसका जो फुल फॉर्म है। इसमें जब करना होगा तो इमेज और टेक्स्ट दोनों रूप में इसका कर सकते हैं। तो याद रहेगा ये पहला ऑप्शन इसका सही है। अगर OCR वो पूछता है स्कैनर की जगह पे, मतलब स्कैनर द्वारा जो डिजिटल कॉपी यहाँ पे OCR के द्वारा इसे पूछता हो स्पेशली करके, तो इमेज और टेक्स्ट दोनों रूप में आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है ना, कार्ड रीडर मत करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। बैंक चेक के नीचे लिखे विशिष्ट कोड को पढ़ने में उपयोग है ना किया जाता है। माइकर का नाम आपको याद रखना है। विशिष्ट कोड जो होता है ना, बैंक चेक के नीचे यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है, विशिष्ट कोड होता है, उसको पढ़ने में जो सक्षम, अभी छोटे छोटे चीज़ पढ़ना नहीं यार, कितने कोड का होता है, कितने क्या होता है, सब चीज़ देखना, जो इंपॉर्टेंट है उसको ला दिया हूँ मैं, ठीक है, लेकिन आपकी भी दायित्व बनती है कि उतना चीज़ को आप देखो, ठीक। तो माइकर
ठीक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, अरे कैसे लिख रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा माइकर। तो याद रहेगा मैग्नेटिक इंक। और ये बीसीआर का बारकोड रीडर है, बारकोड को रीड करने के लिए। और ओसीआर को भाई मैंने आपको बताया वो कैरेक्टर रीड के लिए, वो डाटा करने के लिए होता है। ठीक बात है, चलूँ मैं आगे। बैंक चेक याद रहेगा माइकर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक, किसी प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों का पैटर्न क्या कहलाता है? प्रिंटेड लाइनों का, ठीक, ऐसा रहेगा प्रिंटेड लाइनों का। क्यूआर कहलाता है? नहीं कहलाता। क्यूआर तो कुछ है ना, कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसे याद रखना है आपको, है ना। इसको बारकोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बारकोड कहा जाता है, जो कि बीसीआर के द्वारा पढ़ा जाता है, बारकोड रीडर के द्वारा। ठीक बात है। मॉनिटर का प्रमुख कार्य है डाटा संग्रहण करना, डाटा प्रदर्शन करना, प्रिंट करना। एक क्वेश्चन आया था, डाटा को प्रदर्शन करना होता है, आपको दिखाना होता है, याद रखना है। ठीक है, प्रिंट नहीं करता है वो, प्रिंटर का काम होता है। तकनीकी आधार पर मॉनिटर के प्रकार मुझे बताएंगे। एक चल में सभी आप लिख लो, इस सभी इसके प्रकार है, फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब होता है, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, पूछा जाता है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड होता है, इमिटिंग डायोड। टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। भाई इसको आप याद कर लो भाई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। फिर कह रहा हूँ, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। सही बात है। अगले में चलूँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। कलर मॉनिटर में कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? कलर मॉनिटर में रग्बी करके आपको याद रखना है। क्या? रग्बी। ठीक है, लेकिन इसमें बी में भाई ये ब्लैक नहीं हो जाएगा, लास्ट में ब्लू हो जाएगा। रेड ग्रीन रहेगा और ब्लू हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, तो ये ब्लैक मत करना, रेड ग्रीन और ब्लू। ठीक, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। सही बात है। डिस्प्ले की इकाई खाली स्थान के द्वारा मापी जाती है, डीपीआई के द्वारा, सीपीएस के द्वारा, एलपी। भाई ये सीपीयू में कैरेक्टर पर सेकंड होता है, लाइन पर मिनट होता है, ये पेज पर मिनट होता है, ये तो भैया प्रिंटर के लिए होता है। डीपीआई आपको याद रखना है, डॉट्स पर इंच। ठीक है, डॉट इसका, इससे मापा जाता है डीपीआई से। डिस्प्ले की इकाई याद रखना डीपीआई से मापी जाती है। नेक्स्ट में चलो, आज तो इतिहास बन जाएगा यार, इतने कम समय में आपको, है ना, इतने सारे क्वेश्चंस। एक कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है, अब मुझे बताएंगे। ठीक है, आप प्रिंटर पे इसको अच्छे से समझना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे एक चीज़ देखना यार, OLD भी पूछा जाता है। OL, अरे लिखा जा, OLED। तो LED का मतलब आपको पता है लाइट एमिटिंग डायोड, और O का मतलब ऑर्गेनिक कर देना, तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड हो जाएगा उसको फुल फॉर्म, है ना। ये भी पूछा जाता है, इसको भी बताना था। अब यहाँ से ना एक ट्रिक से आपको याद कराता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट है एकदम, तो मैं बताता हूँ। डेड से याद रख लेना, डेड TI की डेड TI, समझ में आ रहा है। डी से डेजी विल हो जाएगा, डा से फिर आप डॉट मैट्रिक्स कर लोगे। अरे कोई इस कॉलिंग में कोई नहीं, ठीक है, डेजी विल हो जाएगा। डा से आप डॉट मैट्रिक्स कर लोगे, और टी से क्या कर लोगे? ठीक है, थर्मल कर लोगे इसको। ठीक है, थर्मल प्रिंटर कर लोगे, और आई से इंकजेट। ठीक है, तो फिर कह रहा हूँ, वो कॉल आ गया, थोड़ा दिमाग इधर उधर। डेजी विल, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल, इंकजेट, ये कैरेक्टर प्रिंटर है। क्या है जी? कैरेक्टर प्रिंटर है। क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर है। सीपी है। क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर है। अब बताओ, जो लेज़र प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है, चैन प्रिंटर है, इसमें से कैरेक्टर प्रिंटर कौन है बोला है? तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आराम से बता दोगे, डॉट मैट्रिक्स। ठीक बात है। अब मैं नेक्स्ट चलूँ। नेक्स्ट है आपका, ड्रम प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? लेकिन इसके पहले एक और याद दिलाता हूँ मैं, लाइन प्रिंटर के बारे में। तो अपने पास कैरेक्टर प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है, फिर आप पेज प्रिंटर देखते हो। लाइन प्रिंटर के लिए एक ट्रिक है, बेचैन दिल मेरा। बेचैन हो गया, बेचैन कर लेना। ठीक है, इसको काट लेना, बेचैन दिल। और ये दिल को भी ऐसे वाला आपको दिल लिखना है। ये बेचैन से बैंड, है ना, बेचैन से बैंड हो जाएगा, चैन से चैन प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, तो बेचैन से बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर, और दिल से, ठीक है, ड्रम प्रिंटर कर लेना इसको। ये डी उठा लेना, ड्रम, इस प्रकार। तो ये लाइन प्रिंटर हो जाएंगे जी। ठीक है, तो ड्रम प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है बताएंगे। अभी मैंने आपको बताया ये लाइन प्रिंटर है। ठीक बात है। नेक्स्ट में चलो, प्रिंट करने की क्षमता का, उसके बाद जो बचता है ना वो आपका वो होता है प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर प्रिंटर के प्रकार मुझे बताएंगे। कैरेक्टर प्रिंटर, अच्छा इसको आप देख लो, अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको याद कराया था डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल और इंकजेट, एक कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। लाइन प्रिंटर के लिए मैंने बैंड, बेचैन दिल से आपको याद कराया, बैंड, चैन, ड्रम, बिल्कुल सही बात है। पेज प्रिंटर के लिए सिर्फ आपको लेजर को रखना है, जो कि पेजलेस से मैंने आपको याद कराया इसको, मतलब पहले कराया था, यहाँ पे लिख दिया हूँ पेजलेस।
पेज प्रिंटर लेज़र है, पेजलेस से याद कर लेना उसको। ठीक बात है, याद हो जाएगा। ठीक, इसको 2D TI भी कर सकते हो है ना, या फिर डेड TI डेड जैसा भी इसको आप कर सकते हो। ये ना यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है यार, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का प्रिंटर है, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट में भी बांटा है उसको, मैंने आपको बांट के बताया। तो 3 का नाम आप याद रख लो, एक है बेटा सॉरी यार थर्मल, एक है इंकजेट और एक है लेज़र। ठीक है, ये कहाँ से बेटा सीखा, थर्मल इंकजेट और लेज़र। ठीक बात है। तो थर्मल इंकजेट और लेज़र इसको ना आपको नॉन इम्पैक्ट में डालना है। किस में डालना है? नॉन इम्पैक्ट में। नॉन इम्पैक्ट में बाकी जितने भी है सब इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, अरे बहुत छोटा हूँ यार, मतलब है ना, पढ़ाते रहो तो पता नहीं कैसे बेटा फर्स्ट टाइम निकला है। तो नॉन इम्पैक्ट में आपको थर्मल इंकजेट और लेज़र आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद जितना भी आएगा फिर कह रहा हूँ मैं, उसको आपको इम्पैक्ट में डाल दिया। सही बात है। तो ये कर पाओगे। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का प्रिंटर है बताओ? क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे दूँ मैं, लेज़र प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर बताइए, इसको आप क्या करोगे? कमेंट करोगे। ठीक बात। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण, इसको भी आप कमेंट करोगे। करो भाई करो, ऐसी तो प्रैक्टिस है नहीं कर आंसर बताऊंगा। अभी तो मैंने बता दी ना, सिर्फ आपको थर्मल इंकजेट लेज़र को लेना है भाई, उसमें क्या नॉन इम्पैक्ट, बाकी सब आप देख लो। लेज़र किस प्रकार का है अब ले लो। अगला है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है? नहीं है वो उदाहरण, कौन सा नहीं है बताइए मुझे, कौन सा नहीं है? ठीक है, अभी मैंने बताया थर्मल इंकजेट लेज़र। अरे भाई थर्मल इंकजेट लेज़र मैंने बताया NP है, मतलब NIP है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो डेसिबल इसका सही आंसर हो जाएगा। सही बात है। नेक्स्ट है कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड क्वालिटी मापी जाती है। एक्चुअल अब कैरेक्टर की CPS से मापी जाएगी, कैरेक्टर पर सेकंड से मापी जाती है, CPM से नहीं। CPM याद रखना, कैरेक्टर पर मिनट नहीं होता है, कैरेक्टर पर सेकंड से मापी जाती है। उसके बाद LPM PPM, ठीक है, ये दोनों का आपको याद रखना। ये लाइन प्रिंटर के लिए, एक पेज प्रिंटर के लिए है। और पूरे प्रिंटर की गति, ये तीनों भी ऑप्शन में रहे, तीनों सही हो जाएगा। ठीक बात है। लेज़र प्रिंटर की स्पीड क्वालिटी मापी जाती है, बताएंगे। याद रखना है, लेज़र के लिए अब LPM मत मार देना तुरंत। लेज़र को देखो वो है क्या, कौन सा प्रिंटर है वो। ठीक है, लेज़र कौन सा है? पेज प्रिंटर है, आपको याद रखना है। लेज़र मैंने पेजलेस से याद कराया जी आपको, पेजलेस। तो लेज़र पेज प्रिंटर है, इसलिए इसकी गति PPM से मापी जाएगी। अब यहाँ पे LPM मत करना। LPM मतलब, ठीक है, और CPM मतलब कैरेक्टर हो जाएगा, और RPM मतलब लाइन के लिए हो जाता है। LPM मतलब लाइन प्रिंटर के लिए हो जाएगा वो। तो लाइन प्रिंटर में जितने हैं उसके लिए LPM होगा। अब यहाँ पे लेज़र आगे है तो उसको मैं LPM मार दूँ, ऐसा है नहीं भाई साहब, है ना। तो थोड़ा सा केयर से, ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही आपको आंसर करना है। नेक्स्ट में चलो, निम्न में से कौन सा कैरेक्टर है ना ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकता है? वो है डॉट मैट्रिक्स। याद रखना है आपको। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स एकमात्र प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है। अब हम लोग ये मैट्रिक्स प्रिंटर के आविष्कार करता है, हाँ इसको देख लेते हैं। रुडोल्फ हेल्फ है जी। क्या है? रुडोल्फ, ठीक है, हेल्प बोल रहा हूँ। ठीक है, ये मैट्रिक्स प्रिंटर के आविष्कार करते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट में चलो, अगला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के संबंध में सत्य गया। पहला कंप्यूटर प्रिंटर है, पहला मोनोक्रोम प्रिंटर है, यह एक सिक्वेंशियल प्रिंटर है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक बात। अगला क्वेश्चन है इंकजेट प्रिंटर के संबंध में सत्य कौन सा है? पहली बात तो भैया मैं बोलूँगा इसमें, है ना, इंकजेट प्रिंटर के बारे में यहाँ पे उपर्युक्त सभी होना चाहिए था, नहीं है। याद रखना, प्रिंट करने के लिए अब इंकजेट है यार, NIDCI का प्रयोग किया जाएगा, नाम से ही समझ में आ जा रहा है। लाल काली पीली नीली, ठीक है, लाली काली पीली नीली रंग का उपयोग किया जाता है। रग्बी से मत जोड़ना, जो मैंने आपको मॉनिटर के लिए पढ़ाया था, ठीक है, उससे नहीं जोड़ना, ये अलग है। लाल काली पीली नीली इसका उपयोग किया जाता है। रंगीन मोनोक्रोम दोनों होता है। प्रिंट क्वालिटी 300 DPI होता है। ये सभी के सभी सत्य है, इसके बारे में याद रखना। अगला जो मैंने रखा था लेज़र प्रिंटर, इसके बारे में सभी चीज़ सत्य है, एक बार पढ़ लो। लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है, प्रमुखतः डेस्कटॉप पब्लिशिंग में इसका यूज़ किया जाता है। रंगीन मोनोक्रोम दोनों होता है। प्रिंट क्वालिटी 300 DPI इसका भी होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D प्रिंटर के जनक कौन है? क्रिस्टोफर सोलेस है क्या? नहीं। एंजलबर्ट है क्या? नहीं। रुडोल्फ हेल्फ। चार्ल्स हुल के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि जो आपका इसके बारे में मैं बता दिया, इसके बारे में बताया, इसके बारे में मैं बताया, ठीक है। ये आपका कीबोर्ड वाला हो जाता है, आपका माउस वाला हो जाता है, तो आपको चार्ल्स हुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बड़ी ड्राइंग चित्र पोस्टर बनाने में उपयोग किया जाता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। प्लॉटर इसका सही आंसर हो जाएगा। सही बात है। नेक्स्ट है 2 पिक्सल के बीच की दूरी डॉट पिच कहलाती है। अच्छा, इसको तो आप बस याद रख लो। सबसे उत्तम किस्म का प्रिंट प्लॉटर के द्वारा दिया जाता है। ये जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं ना, इसको क्वेश्चन नहीं बना के सीधा एक पेज में दे रहा हूँ। सबसे उत्तम किस्म का प्रिंट प्लॉटर के द्वारा किया जाता है। डुप्लेक्स ऐसा डिवाइस है जो कागज़ के दोनों तरफ प्रिंट करता है।
अल्ट शिफ्ट कंट्रोल कीबोर्ड के दोनों, इसके दो दो संख्या होते हैं, जबकि टैब की एक होता है। डिस्प्ले की इकाई DPI है ना, आपको याद रखना है। ऑप्टिकल माउस का आविष्कार किसने किया है? विप्रो, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्टिकल माउस माइक्रोसॉफ्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो रहा आपके सुपर फास्ट 200 प्रश्न, लेकिन इसके बावजूद भी एक दो टॉपिक बचते हैं आपके इंपॉर्टेंट, जैसे कि MS ऑफिस है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू में सोचा था 350 क्वेश्चन लेके आऊँ, ठीक, लेकिन बीच में मुझे रोकना पड़ा क्योंकि एडिटिंग के लिए बहुत टाइम हो जाता है, अपलोडिंग के लिए बहुत टाइम हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि MS ऑफिस, स्पेशली MS ऑफिस है और एक दो चीज़ें और है, मल्टीमीडिया और नेटवर्क, इसकी स्पेशली 3-4 टॉपिक के फिर से मुझे एक वीडियो दे दो, तो आप कमेंट कर देना, इसके लिए मैं कल ही या फिर आज शाम तक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस सब की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। व्यापम के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, संभावित क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया, उसके पूछे गए क्वेश्चंस भी मैंने डाल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।